वो क्या है पता नहीं, वो क्या चीज़ है यार, माशाल्लाह, मतलब ही इज सो गुड, सो गुड, इतना अच्छा है ना वो ड्रमर, इंसान तो बहुत अच्छे हैं। So that was one big moment for me, and I think वहाँ से एक journey start हुई, and then artists should be very free to do what they want to do. But उस ज़माने में एक जो बहुत अच्छी चीज़ आई, वो लोगों को समझ में आ गया कि यार बैंड सीन भी कोई चीज़ होता है, यानी बाहर आप जाएं तो जॉन पेट्रूची जो है वो अपने फ्रंट बैंड से शायद ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मतलब यार, मतलब बहुत दुख है, ये बहुत ही दुख भरी ये कहानी है। आमिर ज़की, फराज अनवर, सलमान अहमद, असद अहमद का कोलैब नहीं है। वो इतनी उसको इम्पोर्टेंस मेन स्ट्रीम मीडिया पे दी गई कि एटलीस्ट यू एक्सपोज द ऑडियंस टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। KBC इज लाइक अ कराची पिक्चर क्लैन। ओके, इट्स नॉट कौन बनेगा करोड़पति। Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू EncycloMedia Hub and यार ऐसा हमारा कौन सा पॉडकास्ट है? 68, 69, 70 कौन सा है? 70, oh भाई 75th Yeah, this podcast. is the 75th like, one, this is yes. brilliant. And how are you? I am doing great. We are doing a podcast back to back. We're going crazy. Things are doing good. Right. Things are coming all the way. So आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई एक तो एक अच्छा हमने एक अचीवमेंट क्रॉस कर ली, हमने एक वो गेस्ट बुलाया रिपीटेडली सेकंड बार, जो कि आज हमारे साथ है, उनका नाम लेते हैं हम। But उनका नाम लेने से पहले this is the first time that we are doing. We just don't have one guest. Yes. We just don't have two guests. We have three guests. Yes. That is those people are sitting in front of us. So let's go ahead and introduce our guest for today. Hello Masoom, how are you man? Alhamdulillah. How are you Fawad? All good, कैसे हैं भाई? alhamdulillah. Hello कामी भाई, क्या हाल है? आप लोग तीनों सब कैसे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल And thank you so much for being here. आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोग हमारे सेट पे आए. So let's start off with Mr. Kamran first. कैसे हैं Mr. Kamran? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुना है? Alhamdulillah. So Kami bhai, like we would love to know, like give us an introduction about yourself. Thoda sa we want to know who's Kami bhai and right now, like I'm currently doing job as a producer एक कंपनी के साथ। Nice. और it's all about like 15 साल हो गए। बेसिकली जो मेरा काम है वो इंटरनेशनल कंटेंट्स जो आप ना भी देखना चाहें फिर भी आप देखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े चैनल्स पे आते हैं। तो वो बेसिकली टर्किश कंटेंट्स हैं, इंटरनेशनल और डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंटेंट्स हैं जो उर्दू में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो मैंने ये कुछ स्टार्ट किया था 12-13 साल पहले एज अ रिकॉर्डिस्ट, बट नाउ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ड्रामे। रिसेंटली इट्स हैपेंड ऑन जियो, इट्स कुरुलुस उस्मान, जो पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ है, 4 सीज़न वो किया और बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही ग्रोइंग की तरफ है ये इंडस्ट्री अब। पहले हमारे पास एक बड़ा शॉर्टेज था आर्टिस्ट का, लाइनअप एक पूल छोटा था, बट नाउ वी हैव लाइक 5-6 हज़ार आर्टिस्ट हो गए हैं सिर्फ कराची में। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया बेसिकली बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहीं से डब्स होते हैं ज़्यादातर, बट लकीली और अल्लाह का शुक्र है उर्दू पूरी दुनिया में सिर्फ कराची में। क्या बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कि हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उर्दू जो राइट, द राइट वे ऑफ उर्दू, आसमान आसमान है, पर्वत नहीं है वो। क्या बात है। तो इस तरह की देयर इज सो मेनी थिंग्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा सीन है कि उर्दू जो है ना वो पूरी दुनिया में सिर्फ कराची में है, और मैं कराची में रहता हूँ और मैं पैदा हुआ और कराची मेरा शहर है। क्या बात है, क्या बात है यार। एंड थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन अबाउट यू एंड यार फवाद, प्लीज आई डोंट थिंक वी नीड टू go for a crazy wala bhi thoda bhi जाते हैं, like we would love to know yaar, by the way, welcome to the show. Thank you. Thank you. Congratulations, first of all. Number 75. I don't know which jubilee it is. Silver jubilee. Platinum होती है शायद. I guess. So a lot of things are happening for the first time. 3 लोग बैठे हुए हैं. Silver jubilee, platinum. Sorry. Yeah, about myself, I think I'm an avid explorer who's just trying to explore different things in life. और
there is a personal side to it and then there is a professional side to it, both. अच्छी चीज़ ये है कि जो भी professional side में है वो personal side से stem हुआ हुआ है. So this is who I am. Nice. Currently, I'm making things happen behind the curtain. There was a time back in the day when I was on the stage. Nice. So yeah, that's me. We'll get into the details. Yeah. So Masoom, कैसे हैं आप? Hello. So thank you for having me again. Yeah, hey, welcome back, yeah, man. Like तो obviously ये भी change हो गया है, you know, the last place was yeah बहुत कुछ change हो गया. Setup से लेकर all. So how's everything? How's Yeah, life? How's Yeah, everything? everything's good. So I am playing keys as always. And breaking as always. Yeah. I'm the same guy. So I like the priorities, huh? Yeah. Playing keys and then breaking. Since we got to know, obviously you told us, so like there's this band you all together in it, and like 2 more members out there. So can you tell us the name of the band and the members of the band? Oh well. So we recently just did a show and we paid tribute to Pink Floyd. So yeah, that was the thing. That was my first project with Fowad. Nice. उससे पहले इनका they had their own band about which they're gonna talk. Perfect. Like we would love to know the names, all of this. So I think their 2 band members are not here right now. So I would love to, you take out the names. 3 in fact. Oh, Three okay, of them are 3. not here. 3. So you can, you can tell us the names, and maybe obviously this would be a shout out for them. So yeah, I think. So Altamash is not here. Jay-Z is not here. Fazan is not here. Fazan used to be on the bass. Snakehead की बात हो रही है. That's all. Yeah, we were talking about Snakehead. Snakehead हो गया. Yeah. So Snakehead पे Altamash was on the leads, lead guitars पे था, और Fazan used to do bass. Jay-Z was on rhythms. Kami was on drums और मैं lead vocals पे होता था. Nice. So, Nice. Yeah, this is an ancient story, I would say. So let's go back to the formation of Snakehead. How did that happen? How did that happen वाला part जो है ना वो कामी ज़्यादा बेहतर बता सकता है, because I joined it at a later stage, not a very later stage, but formative years ही थे कि जिस time पे Snakehead बना था. But I think Kami can deep dive into it. Just time से start होता. Early 2000. हाँ, मैं कैसे 2001, 2 around that time. Yeah, 2003. हम 2 दहाई पीछे जा रहे हैं. Yes, हम 2 दो दहाई पीछे जा रहे हैं. 2 decades. Absolutely. अल्तमश मुझे मिला एक म्यूजिक शॉप पे. 2003 की बात है ये. बहुत कम शॉप्स होती थी. Like बहुत ही कम. उसमें से एक दुकान थी जिसका नाम था म्यूजिक फैक्ट्री. और वो ओन करते थे पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे और बेस्ट ड्रमर इरफान अहमद, जिनको इरफान चार्ली के नाम से भी जाना जाता है. ही प्लेड विद एवरी आर्टिस्ट इन पाकिस्तान. द फर्स्ट वीडियो गेम ऑन द टीवी बेबिया ऑफ सजाद अली, उसमें जो ड्रमर है वो है वो. तो again which year was this? 1990? I don't know. 3 or 4. बेबिया वाला गाना. I think somewhere around that. बैंड फॉर्म देखा था, फर्स्ट टाइम देखा था हमने. आपने तो शायद देखा ही नहीं होगा. मैं भी नहीं होगा. अब दुनिया में 94 वाले के बाद बेबिया गाना भाई. क्रेजी थिंग. अच्छा, वो बेसिकली वहाँ पे अल्तमश से मेरी मुलाकात हुई और बाय चांस अल्तमश का शो था. एक दिन बाद तो उसने बस मुझसे पूछा कि यार आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रमर, तो कोई है? तो मैंने कहा यार मैं ही हूँ. तो आप बजाएंगे हमारे साथ? अंदर से तो मैं डेस्परेट था बजाने के लिए ऑन स्टेज. मैंने कहा यार मैं आपको बताता हूँ. तो आधे घंटे बाद ही मैंने उसको कहा हाँ मैं बजाऊँगा. तो दैट इज़ द अल्तमश और मेरा लिंक हुआ. फिर हमने बजाया आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम. फवाद से मुलाकात हुई, हमारे बैंड के मैनेजर थे. उनके लिंक के थ्रू किसी तरह से हमें फाइनली एक ऐसा वोकलिस्ट मिला जो बैंड्स हम बजाते थे उस वक्त, जिसमें मेटालिका फेवरेट बैंड है हमारा, बजाने के लिए भी सुनने के लिए भी. तो वो एक ऐसा हमें वोकल का रेप्लिका मिला फवाद की शक्ल में कि वो अमेजिंग था. व्हेन ही केम टू द फर्स्ट जैम और जब बजा के जब चला गया ये, तो उसके बाद अल्तमश ने और हमने डिसाइड कर लिया था. ही केम फॉर द ऑडिशन, बट वी डिसाइडेड आफ्टर वन सॉन्ग कि भाई यही है वोकलिस्ट, बस ईमान ले आओ बस. अब इसके बाद कुछ भी नहीं. मुंह पे तारीफ नहीं की थी. नहीं, हाँ उस वक्त तो हमने कहा यार ठीक है करते हैं, देखते हैं, अच्छी और भी हैं लोग करते हैं. तो वो ज़्यादा देर रहा नहीं. 4-5 दिन बाद ही
Fowad is like a part of band and need for band. Yes. और बहुत इनहैंस हुआ था बैंड उसके बाद हमारा बिल्कुल फॉर लाइव शोज. उस वक्त 2006, 7, 8, 9, 10 अच्छा मैं आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ since we're talking about this early 2000 उस टाइम पे रॉक म्यूजिक का कितना जोरों शोर था. I'll Since you guys were just starting off. add one more Please. bit to this. So मैं कैसे आया बैंड में? I'll start. हाँ वो वहीं से बस चलेगा. So ये एक वेव थी अर्ली 2000 से लेके आई थिंक 2008-9 तक डोमिनेट किया था इसने पाकिस्तान की म्यूज़िक सीन को, स्पेशली जो यंगस्टर्स उस ज़माने में सुन रहे थे ये चीज़ें, उसमें रॉक मेटल का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था, गानों में नज़र आता था, वो बैंड्स बनना शुरू हो गए थे. तो हमारे एक कॉमन दोस्त थे जिनके साथ मेरा बैंड था और वो उनका नाम है ज़ीशान शानी, और उनको जॉब मिल गई पाकिस्तान से बाहर उस ज़माने में, ये मेरे ख्याल 2004-5 की बात थी शायद, कज़ाकिस्तान में आई थिंक. वो शायद थे इसलिए कि हमें मिलवा दें. बिकॉज उनके साथ करके चले बैंड बना भी बट वी नेवर इवन डिड अ गिग. सो हमने जैम्स बहुत की, बहुत एक साथ म्यूज़िक किया. अमेजिंग गिटारिस्ट स्टिल इज, आई मीन ही लिव्स इन यूएस नाउ. सो उनके ताल्लुकात थे कामी के साथ और उन्होंने मुझे बताया कि यार एक और बैंड है जो कि जिस तरह का म्यूज़िक तुम करते हो उस तरह का वो कर सकते हैं. अच्छा इत्तेफाक की बात ये थी कि उससे कोई 3-4 महीने पहले बहरी ऑडिटोरियम में एक कॉन्सर्ट हो रहा था, एक गिग, मतलब उसमें बहुत सारे बैंड से फेस्टिवल ऑफ सॉर्ट्स, उनमें एक ये भी था. और मैं उस ज़माने में उस लिहाज से जो है ना बिना बैंड का एक आदमी हो गया था, क्योंकि ज़ीशान वाज आई थिंक अबाउट टू लीव और ही हैड लेफ्ट ऑलरेडी. और मैं गया उस इवेंट में पता नहीं किसी दोस्त के साथ, और अचानक मैंने देखा कि मास्टर ऑफ पपेट्स की फर्स्ट रिफ स्टार्ट हुई और मैं बहुत पीछे बैठा हुआ सुन बैठा हुआ था. बहुत सारे बैंड्स परफॉर्म कर रहे थे, मज़ा ही नहीं आ रहा था मुझे. और मास्टर ऑफ पपेट्स बजाया, मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता था उससे पहले तक कि पाकिस्तान में कोई भी लोग जो है ना उस तरह का म्यूज़िक कर ही नहीं सकते. और इन लोगों का था वो बैंड, Snake 8 था वो, और I was in the audience at that time and I stood up from the seat and I went to the first row down the order. वो उस तरह का एक auditorium type जगह थी and I started headbanging without knowing who these people are. I was just headbanging to the song that I had always that I had grew up listening to. That was that one moment for me कि जिसमें मुझे लगा कि एक belief आ गया ना कि यार ये चीज़ हो सकती है. मुझे नहीं पता था जब मैं इन लोगों से मिल के आया, क्योंकि एक तो वहीं पे लाइट कम थी उस कॉन्सर्ट में, और जब इनके घर गया हूँ मैं, मुझे जिस ऑडिशन वहाँ पे लाइट ही नहीं थी, इनके घर लाइट गई थी. सो एक दूसरे और मगरिब के टाइम के राउंड में गया, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग थे, ज़्यादा इतना फेमिलियराइज नहीं हो पाया. उस ज़माने में सोशल मीडिया वगैरह कुछ खास नहीं था. ऊपर से हम मेटल हेड्स का मसला हमारा ये होता था कि हम स्टेज पे ना ऊपर हमारी अलग शक्लें होती हैं बिला वजह में, तो बाद में जब मिलते हैं तो उस अलग हो जाती है, पहचान नहीं सकते आप. सो वो एक टाइम था कि जहाँ पे ये लोग, मैं फिर इनको देकर आया ऑडिशन. सो वहाँ पे उसके बाद मुझे पता चला कि यार हम भी ये गाने प्ले करते हैं. हमने भी अभी रिसेंटली मास्टर ऑफ पपेट्स किया है और जैम की, तो बहुत मज़ा आया. फिर बताया इन्होंने कि यार बहरिया टाउन में हम ही तो थे वो जिन्होंने मास्टर पपेट्स किया. लाइक ओके ग्रेट, सो यू गॉट अ फैन doing vocals for this band now. So that was one big moment for me, and I think वहाँ से एक journey start हुई. And then to answer your question now कि उस ज़माने में जो सीन था, उस ज़माने में जो मेटल म्यूज़िक हो रहा था ना, वो हमेशा ही अंडरग्राउंड ही था. बहुत कम ऐसे मेटल बैंड्स थे जो कि सरफेस किए ऑन द मेन स्ट्रीम. लाइक you can count them on fingers. बहुत ही फिंगर टिप्स आपके होंगे कि मतलब EP था मेरे ख्याल में, एंटिटी पैराडाइज वाज द फर्स्ट वन जिसने मेन स्ट्रीम किया मेटल म्यूजिक को, और उसके बाद आते रहे लेकिन बहुत जल्दी फेड आउट हो गए. और अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में मेटल म्यूजिशियंस को भी अपने जॉनरे को कहीं ना कहीं मोल्ड करना पड़ा, कहीं ना कहीं अपने आप को एक different touch लाना पड़ा to be acceptable to the audience. I don't know audience or not, but to the movers and shakers of the industry for sure. This is what I genuinely feel that sort of compromised the music at that time. कि आपने people told the artists what to be.
That should not have happened. That should never happen. Artists should be very free to do what they want to do, as long as it is within certain, of course, boundaries. I'm a strong believer of that. At the same time, but चेंज नहीं कराएं आपको उसको, या तो फिर उसको भेज दें, आप बोलें कि यार कुछ और कर लो, आप तो ये नहीं करो. सो वो चीज़ हुई उस ज़माने में. बट उस ज़माने में एक जो बहुत अच्छी चीज़ आई, वो लोगों को समझ में आ गया कि यार बैंड सीन भी कोई चीज़ होता है. यानी एक बेसिस्ट का भी कोई काम है, एक ड्रमर का भी कोई काम है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जिस तरह से मूवीज़ में आप उनको डांसर्स को एक्स्ट्रास कहते थे ना, तो बैंड की सीन में भी उनको एक्स्ट्रास ही समझा था. और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज भी अगर आप देखें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, तो जो आपके बैंड मेंबर्स होते हैं या सेशन आर्टिस्ट होते हैं, उनको एक्स्ट्रा ही समझा जाता है. भाई उसकी एक स्ट्रगल है. एक बेसिस्ट एक बहुत मेहनत करके बेसिस्ट बना है, सही है. एक लीड, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वोकलिस्ट, राइट, लीड वोकलिस्ट. फ्रंट मैन तो हमेशा वोकलिस्ट को ही समझा जाता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है. बाहर आप जाएं तो जॉन पेट्रूची जो है वो अपने फ्रंट मैन से शायद ज़्यादा बड़ी चीज़ है. वो इज अ लीड गिटारिस्ट, ठीक है. स्लैश जो है एक बहुत फेमस आदमी, एक पर्सनैलिटी है. गिटारिस्ट तो है, बट एक फेमस पर्सनैलिटी इवन विद इन द बैंड. So on and so forth, like countless examples. तो वहाँ पे आर्टिस्ट की फॉलोइंग है. वहाँ पे कोई उन्होंने फॉर्मूला ये नहीं बना दिया था कि यार ये एक वोकलिस्ट है ना, इसी को फॉलो करना. अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट का चक्कर है ये थोड़ा सा, कि फ्रंट मैन और वोकलिस्ट ओरिएंटेड सब कुछ है यहाँ पे, कि यार ये जो है ना, यही सब कुछ है. एक और भी यहाँ पे एक और लाइक जो सीन है वो कोलैब्स नहीं है यहाँ. मतलब यार, मतलब बहुत दुख है ये, बहुत ही दुख भरी ये कहानी है और बात है कि आपके पास आमिर ज़की, फराज अनवर, सलमान अहमद, असद अहमद का कोलैब नहीं है. मतलब इट्स अ सैड स्टोरी फॉर अस. अच्छा, मुझे ये एक चीज़ फील होती है, लाइक ऑल्दो देयर इज अ स्मॉल कम्युनिटी, don't you think maybe this was the problem with the metal community, that they do not collaborate with each other? They sit with like they sit with their friend, but I don't know कि म्यूजिक कोलैप्स क्यों नहीं हुए. और ये मतलब लोग दुनिया से चले गए. आमिर ज़की इज नॉट लाइक हियर. हाँ, he's not here. मतलब आप सोचिए ना, मैं फवाद से कहता, मैंने कहा फवाद से बहुत, मैंने कहा यार लेट्स डू समथिंग, फराज भाई का और आमिर भाई का कुछ करवाते हैं यार, कसम खुदा की. यार कुछ हुए थे. आई थिंक कमर्शियली कुछ ज्यादा नहीं हुआ. लेट्स पुट इट द राइट वे, कि कमर्शियली मेन स्ट्रीम पे लोगों को एजुकेट नहीं किया गया इन चीज़ों पे, कि जैसे बाहर के मुल्कों में G3 होता है. सो अब 3 गिटारिस्ट जो हैं वो वहाँ के बेस्ट 3 टॉप, यानी जो सेट्रियानी है, तो फिर स्टीव वाई है, तो फिर कभी जॉन पेट्रूची आ गया. सो मुख्तलिफ चेंज करते रहते हैं वो लोग भी. इस लेवल की चीज़ नहीं हुई. आई थिंक कमर्शियल लेवल पे नहीं हुई. बहुत ही छोटे, अगेन वही अंडरग्राउंड, वही 200-300 वाली ऑडियंस. आई थिंक वो जो चीज़ थी ना, बिकॉज देखो होता क्या है दुनिया में ना, आप और दुनिया में अंडरग्राउंड एग्जिस्ट करता है. एक पैरेलल रियलिटी है अंडरग्राउंड, राइट. और होनी भी चाहिए, बिकॉज आपके जो रूट्स है ना वो वहीं पर ही है. लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे उसको वो इतनी उसको इम्पोर्टेंस मेन स्ट्रीम मीडिया पे दी गई कि एटलीस्ट यू एक्सपोज द ऑडियंस टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, सो दैट उनका कमर्शियल एंगल कोई डेवलप हो जाए उसके थ्रू. दुनिया में इस तरह से सिस्टम्स बने. आज अगर G3 को अटेंड करने हज़ारों लोग आ रहे हैं, या अगर आज भी स्टीव वाई अपना सोलो, एक वोकलिस्ट भी नहीं होता उसमें, ठीक है ना, अपना सोलो कॉन्सर्ट करने आ रहे, एक वोकलिस्ट भी नहीं है उसमें. वोकलिस्ट है ही नहीं उसके सिस्टम के अंदर, जो है वो म्यूजिशियंस हैं. और अगर हज़ारों लोग उस चीज़ को देखने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कमर्शियल वैल्यू क्रिएट की गई, राइट. वो कमर्शियल वैल्यू ऐसे क्रिएट की गई कि मीडिया सेगमेंट्स जो थे मुख्तलिफ, उन्होंने उठा के उसको वो डिज़र्विंग, जो वो स्पॉटलाइट डिज़र्व करता था वो दी. उसको बताया कि यार ये भी देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट दैट एग्जिस्ट, सो द ऑडियंस could relate with that. और अगर ऑडियंस के लेवल पे वो एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर वो उनको रिजेक्शन वहीं से मिल जाएगी. आर्ट तो पूरी दुनिया में इसी तरह से इवॉल्व करता है ना. उनको तो रिजेक्शन मिल जाएगी, एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, या उनको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. Even internationally I've seen like solo bassists now playing actually on the streets. That's brilliant.
यार अगर आप उनकी सोलो परफॉर्मेंसेस देखो, Amazing, outclass. yeah. Mesmerizing, yeah. So musical at the same time and bassy, मतलब crazy, brilliant. Yeah. If we give her a solo opportunity for for the bassist, we can see where he can go with the music. बहुत कुछ हो सकता है. देखो Basis is कमर्शियल वैल्यू incredible. किसी चीज़ की क्रिएट करनी है ना, आपको तो उसके तरीके होते हैं, उसके आप ऑब्वियसली. अच्छा, यहाँ पे ना एक और प्रॉब्लम क्या है विद सच म्यूजिशियंस स्पेशली, इसके वो जो एक डिवाइडिंग लाइन है ना बिटवीन हैविंग द कमर्शियल वैल्यू अराउंड देयर थिंग्स वर्सेस स्टेइंग ट्रू टू द कोर, वो बहुत ही थिन है. वो बहुत ही थिन है. यानी ये अपनी चीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, और उधर से जो है ना वो कह रहे हैं कि तुम भंगड़ा भी करके दिखा दो, स्टेज पे थोड़ा सा नाच भी लेना. यानी these are two extremes, right? This cannot happen. अगर कोई आपसे पूछे कि बिलाल मकसूद कौन है, तो ये यार बड़ा शॉकिंग सवाल है. सॉरी नहीं हंसती. अच्छा चलो ठीक है, वो इसी से पूछा है किसी ने. अच्छा, But seriously. that's okay. I think that is okay because As somebody asked you, sure. yeah, because this will only happen when there is lack of the right avenues for the musicians. Yeah, true. Because देखो म्यूजिक कंजम्पशन जो है ना वो एट द एंड ऑफ द डे उसके 2-3 ही फॉर्म्स हैं आजकल के दौर में. अगर आप देखें ऑडियो फॉर्म्स हैं उसकी, या फिर आप यूट्यूब पे चले जाते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो अब MTV भी जो है ना वो डाई डाउन करेगी. Yeah, true. किसी ज़माने में MTV was a thing Running the for the show. global audiences, right? Yeah. From a huge building to just literally one apartment. That is the story. But nevertheless, I think जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कमर्शियल वैल्यू जब आप किसी चीज़ की बनाते हैं ना, तो वो उसमें को क्रिएशन का एलिमेंट बहुत होना ज़रूरी है. को क्रिएशन ऐसा आ सकती है कि मैं और आप साथ बैठे, अगर आप इनेबलर हैं और मैं आर्टिस्ट हूँ, वी नीड टू सिट ऑन द टेबल एंड वी नीड टू चॉक आउट अ प्लान एंड स्ट्रैटेजी वेयर वी डिवाइज अ स्ट्रैटेजी बेसिकली, कि जहाँ पे वी स्ट्राइक अ डील where आपके कुछ objectives होंगे, मेरे कुछ objectives होंगे, and we need to come up to a mutual ground instead जहाँ of defaming one or exactly, यानी आप, और इसका देखो लाइफ में भी तो ऐसी होता है ना कि आप हमेशा अपनी चीज़ नहीं करवा सकते, राइट? आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है. ये गिव एंड टेक नहीं हुआ हमारे उसमें सीन में कभी भी, या हुआ तो बहुत ओल्ड फैशन या बहुत ही चीज़ी स्टाइल में हुआ. यानी आपने कहा कि यार चल के डांस भी करके दिखा दो, तो बेचारे की मजबूरी थी, पैसे कमाने थे, डांस भी कर लिया. ये नहीं होना चाहिए था. ये these are two extremes. I think this is where the exploitation also comes. True. Obviously, एक for example वही बात हो गई, मुझे उल्टे हाथ से लिखना आता लगे, मुझे सीधे हाथ से लिखवा रहा हूँ. यार ये मुश्किल कर रहे हैं आप उसके लिए वो काम सीधा. वो भी रेड शर्ट पहन के, तो मैं रेड शर्ट से, रेड कलर से नफरत है. एक बात, हर चीज़ ही उसके अगेंस्ट करती है, राइट? सो personal choice, yeah. सही है. अच्छा, आप थोड़ा हम लोग उस तरह जाते हैं, लाइक एसेंस एक हमने बात वैसे बाहर बैठ के डिस्कस किया था, लाइक अबाउट द कराची बुचर क्लैन. हु इज दिस मैन? कराची बुचर क्लैन. अच्छा, that's only अच्छा. कराची बुचर क्लैन इज what you call it, basically आप मेटल म्यूजिक जैसे आप कह रहे हैं या रॉक म्यूजिक जो आप कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और आप 5-6 लेवल ऊपर चले जाएं. 5-6 लेवल ऊपर, सुपर सही मोड. मैं एक लेवल तो 5-6 लेवल ऊपर जाना होगा आपको. तो देयर इज अ म्यूजिक कॉल्ड एक्सट्रीम मेटल. एक्सट्रीम मेटल में बहुत सारे जॉनर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट बैंड्स हैं, बहुत डिफरेंट कंट्रीज से हैं, और वो दे आर हैप्पी टू कीप इन अंडरग्राउंड. They don't want to come on the mainstream. They don't want. उनको चाहिए नहीं, उनको आना ही नहीं है. अच्छा, अब उसमें कुछ लाइनअप्स ऐसी भी हैं जो इंटरनेशनली, जो कि आई डोंट नो, मैंने उनको सुना नहीं है, लेकिन वो एंटी गॉड्स हैं या वो सैटेनिक गाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं. अच्छा, इस बिहाफ पे मैंने एक बैंड सुना, मुझे बहुत पसंद है. मैंने उसको सुना, मैंने कहा क्या कहता क्या है, मैं सुन तो लूँ, कोई ऐसा कुछ कह रहा हूँ, मैं सुनने जा रहा हूँ, मतलब गुनाह मिल रहा हूँ मुझे, मैं सुन रहा हूँ, क्या है ये. मैंने उसके लिरिक्स खोले, वो he was doing comedy in that those lyrics. उसने जो पूरी कहानी बोली उसमें वो ये था कि मैं सुबह उठा हूँ, वही मनुष्य दिन है, फ्रिज मैंने खोला है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे वही दोस्त नजर आ रहे बेकार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, तो चलो आओ मैं कुछ चोरी कर लेता हूँ, मैं कुछ फला कर लेता हूँ. तो ये था वो पूरा गाना. सही है. But the musicality, मतलब उस बात को आप नहीं किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते जो म्यूजिक बजा रहे हैं. एक्सट्रीम म्यूजिक इज टू मच टेक्निकल.
Yeah, it started with the blast beats, what you like, you said it, you like that goes blast beat. Started with the blast. It's minimum 130, 120, 140, 150 tempos. It's too like. So KBC was like that. हमने वो किया, हमने एल्बम भी किया, हमने शोज भी किए. एक इस्लामाबाद में हेलफेस्ट के नाम से एक होता था फेस्टिवल, तो वहाँ हम लोगों ने बजाया. वहाँ आती थी एक्सट्रीम पब्लिक, मतलब लिटरली वहाँ पे हम लोग जब बजा रहे होते थे तो कुछ आवाम ऐसी होती थी कि मैं कहता था नहीं यार इनके पास जाना नहीं है, बस ये दूर से वो नहीं ठीक है, ओके सो ये कौन है, भागो निकलो यहाँ से यार, ये किस तरह के लोग हैं ये. तो बात अब उसमें कुछ हम तो थे बजाने वाले. मुझे तो देखिए मैंने क्यों चैलेंजेस लिए हमेशा, क्योंकि मुझे था शौक कि यार मैं बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल ड्रम बजाऊं, तो मैंने तो इसलिए वो बजाना शुरू किया. हमारे जो वोकलिस्ट थे या हमारे जो गिटारिस्ट थे, अच्छा वो पोर्ट्रे ऐसा करते थे कि वो मतलब बकरा भी काट के जो है ना यूं खून डाल देंगे अपने ऊपर, करते थे वो. थे नहीं ऐसे. तो अब इस तरह की चीजें जब अच्छा इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ऑफ कोर्स गाय का सर कोई लेके आ गया कि वो उसको हेडबैंग करा रहा है, तो आई डोंट माइंड, ठीक है कट गई जैसे हो चुकी है वो. लेकिन हाँ ऐसा हुआ हमारे इस्लामाबाद वाले इवेंट में हुआ ऐसा. तो अब वहाँ सारे ऐसे लोग थे कि किसी को मसला नहीं था, तो इसलिए ऐसा हो गया. लेकिन एक ही दफ़ा हुआ, उसके बाद वो अलाउ नहीं किया गया. तो थिंग इज बेसिकली केबीसी इज डू लाइक डन एक्सट्रीम मैटर्स, जो कि बहुत मुश्किल है सुनना भी, बहुत मुश्किल है. मैंने इसलिए बजाया कि मुझे हार्ट बीट्स दिल करता था. तो केबीसी इज लाइक अ कराची पिक्चर क्लैन. इट्स नॉट कौन बनेगा करोड़पति. तो it's happened, done now. It's just so crazy कि when you talk about the metal musicians, like अच्छा मैं किसी पॉप आर्टिस्ट को बोलूँगा ना यार चल थोड़ा सा रॉक पे आ जा, तो even might take time, but when it comes to the metal musician, what's crazy, like क्या दिमाग है, like उनको कोई भी genre फेंक दो उनके सामने, like they nail it, like smash it. कि भाई they have now professional for example take it Joke, he was a metal मतलब वो metal music करता है ज़माने से. Now he is actually a hip hop producer, which is very different, like totally parallel if we see that way. It's just a finger, उसके लिए छोटा सी चीज़ है, it's like hip hop. So what's your take on कुछ that? perspective है ना towards metal. जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम मेटल हो या मेटल हो, ये टेक्निकल म्यूजिक्स हैं, ये बड़े मुश्किल हैं बजाना भी और सुनना भी. तो जब आप वो अचीव कर जाते हैं ना, तो इफ समवन आस्क यू कि यार वो बजाना जरा अली अज़म का गाना गरज बरज, दैट इज लाइक आजा भाई बजा ले, और क्या तभी भी बजा ले, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर का जो एक्सट्रीम बीट्स है ना वो अचीव कर चुका है. वो चाहे ड्रमर हो, वो चाहे गिटारिस्ट हो, वो चाहे वोकलिस्ट हो, वो चाहे any extreme musician, like any metal musician easily reach any music. And I think variations जो है ना, सबसे important चीज़ जो है ना कि variations, और especially अगर आपने progressive music कभी भी किया है तो उसके अंदर तो सभी कुछ आ जाता है. उसमें गाना जो है वो कभी मेलो बन जाता है, बिल्कुल ही एक सेरेनेड टाइप चीज़ आ जाती है. कभी जो है वो एक्सट्रीम पे, जैसे एक्सट्रीम मेटल जिसको कामी कह रहा है वो भी बन जाता है, वो बीच का कभी रॉक बन जाता है. सो वो म्यूजिशियनशिप आपकी जो है ना, व्हेन द प्रोसेस इतनी ज़्यादा मैच्योर हो रही होती है कि आप कहते हैं कि ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है. ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है. यू नीड टू बी ओपन टू एग्जैक्टली. आई थिंक दिस एज म्यूजिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज भी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेटल म्यूजिक कर रहे हैं, डू नॉट जस्ट कन्फाइन योर सेल्फ टू वन पर्टिकुलर एक्सट्रीम काइंड ऑफ म्यूजिक. यार बस यही करना है, बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ, वो मुझे रिक रूबिन का वो याद आ जाता है कि यार आपको अपना आर्ट ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि जो कि हर ऑडियंस के लिए एक डिफरेंट उसमें एक फ्लेवर और एक्सपीरियंस हो. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेटल म्यूजिशियन के अंदर आ जाती है, इनहेरेंटली आ जाती है, क्योंकि जब वो कर रहा होता है डिफरेंट स्टाइल्स में कर रहा होता है, तो वो एक एक्सट्रीम उसने टच किया, वैसे उसके लिए स्टेप डाउन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता म्यूजिकली. So step down, अच्छा by the way, sorry just to correct the perspective, step down से ये मुराद नहीं है कि
inferior हो रहा है वो, inferior नहीं हो रहा है वो, वो basically He just changed the path to अपना play the path music. change Yes. कर, exactly अपना path change कर रहा है, अपने आप को सिर्फ modify कर रहा है to something that is Adaptation कह लें. हाँ यस एट द सेम टाइम जब बस लेके था हम लोग जैम्स पे जा रहे होते थे साथ भी, तो गाड़ी में हम बॉलीवुड भी सुन रहे होते थे. सही है. हम मतलब अच्छे देखो, लगते गाने यार. 150 BPM का मतलब ये नहीं है कि आपकी म्यूजिशियनशिप जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम की है, नहीं सर, नॉट एट ऑल. हाई पिच का भी मतलब ये नहीं ये है, नहीं लो पिच का भी मतलब. म्यूजिशियनशिप कम्स विद द लेवल ऑफ maturity and the time that you spend within music plus the way audience receive your music. It's as simple as that. At the end of the day, audience ही आपकी judge है. So it's just इसकी that. similar example we can find in dance as well. आप b-boys को देखोगे, they'll be battling in rapio style, all style battles. But आप किसी specific style को उठाओ, pop, local, somebody who does backing, को बोलो एक्शन करे, उसके लिए दूसरी दुनिया. बिल्कुल. So it all depends on the skill level. Metal अगर मुझसे पूछो, I listen to psychedelic, I listen to rock. जब metal की बात आती है मेरे भी हाथ कांपते हैं. सही है. So yeah, it all depends on the skill level. अब इसी तरह के लोग होते हैं जो जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी गाड़ी में बैठा हूँ तो अबे भाई ये गाना कहाँ लगा दिया, मेटल लाइट बैठा हुआ है. तो क्या मतलब मैं नहीं सुन सकता, फिर मुझे नहीं, फिर उसको आई हैव टू कीप माय यू नो, मैं तो हाँ यार हटाओ यार, अच्छा लग रहा होता है. लेकिन अच्छा उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि मेटल म्यूजिशियंस ने खास तौर पे, और हम सबने किया है ये काम. किया भाई. आज हम दुनिया को बता रहे हैं ये बात कि हमने ना अपने अराउंड एक वो बनाया हुआ होता था हमेशा से कि एक ऑरा है कि यार मेटल म्यूजिशियन जो है ना वो सिर्फ मेटल नहीं सुनेगा, वो कुछ और बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और उसके लिए दूसरा म्यूजिक तो बेकार बच्चा, कुछ है ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता. अंदर जो है ना वो कुमार सानू भी सुन रहे हैं, और जो है वो हमसे पूछो तो हम लोगों ने तो बहुत कुछ ही सुना है, हर किस्म का म्यूजिक सुना है. एक शो आ गया था अचानक, फंक्शन पैकेज शो बोल रहा है. तो हमने म्यूजिक सुना भी है और किसी टाइम पे हमने किया भी ऑन स्टेज. जब हमें तो हमने किया भी. तो मतलब इसमें कोई वो नहीं था, कोई मजाका नहीं है इसमें कि आपने कर लिया ये. Let's talk about that those times के मतलब like since you were actually in those stages कि आपकी शायद I think graduation खत्म हो रही होगी and you were like also doing music at the same time. तो there was मतलब वो part आता ना कि you know what I need to pursue in the future कि यार मुझे career as क्या choose करना चाहिए. Blue pill or red pill? Yes, blue pill or red pill के you know either it's the career in making as a professional या white collar job या you know full time musician or you know going. तो उसमें उस during those time क्या basically tough time आप लोग पे आया कि that you had to choose a different professional you know job. As a job I started like a brand ambassador with the company. लेकिन अब बात हुई है कि जो इंटरनली आपकी चाहत होती है ना वो कहीं ना कहीं अगर सच्ची होती है कितनी परसेंट भी, तो वो मिल जाती है आपको. ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही अपने माइंड, अपने जो मुझे अच्छा लगता था उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाके मैंने नौकरी शुरू की. और इन शॉर्ट उस काम के दौरान ही मैं स्टूडियोज़ में पहुंचा, वहाँ काम करने लगा, और अब आई हैव ओन माय 5 स्टूडियोज़. तो मेरा था स्टूडियो का एक वो ना कि यार मेरा अपना हो, तो आज 5 है मेरे. Nice. Amazing. Started like a corporate frog, but sorry, but You did that. yes. That's brilliant. Nice. अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो उसमें इंटरनली बोले, किसी को ना बोले आप ऐसा आप पहन के ना घूमे, कुछ करे नहीं, लेकिन अगर दिल से आपका है ना चक्कर तो वो मिल जाएगा. सही है. तो it's happened. Yeah. Coming towards Masoom, how's breaking doing nowadays? क्या चल रहा है? Breaking is good. अच्छा, for me, just to continue what Kami bhai was saying. हाँ अच्छा, Also- deep bath. Deep. I also had to make a call. Yeah. सही है. So for me, it was either breaking or music. So I बड़ा टाइम लगाया और सोचा कि breaking is something that I don't think I'll be doing by 35, around 35. तो ये सोचा कि for now, yes, the profession, the corporate frog life may continue, and
with that I can do music, but music as a hobby. तो लिखते रहना है, आवाज जमा करना है, ओरिजिनल्स पे काम करना है, बैंड्स भी ज्वाइन करने हैं, नई एक को पूरी करनी है, but for now it's the corporate life I'm breaking. So yes, nice. Acha, since you three, I think both are creative. Like, what three of your opinions on that? कि you know, अपना क्या कहते हैं? What's the source of your motivation? Is it sense of hope? Is it money? Or is it gratitude? Or you can add anything else on that. So, पैशन को फॉलो करने के लिए ना मनी हैज नेवर बीन द केस. मनी इज नॉट, नेवर बीन. मनी तो हटा लें, कभी मनी. हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम इससे कर लेंगे तो कोई पैसा आ जाएगा हमारे पास. नेवर. For me individually, I don't know, I think शायद ये shared goal ही है, but it was always a sense of accomplishment. Yes. कि अपनी कोई चीज़ अच्छी देख के आज बहुत अच्छा फील होता है. You know, देखते हैं आज भी कि यार आज से हमने 20 साल पहले एक परफॉर्मेंस की थी एक जगह पे. यानी सोचो कि तसव्वुर भी नहीं था मेरे ख्याल में कि मेटल ट्रैक्स या रॉक म्यूज़िक जो हम उस ज़माने में करते थे वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत टाइटली कोऑर्डिनेटेड पार्ट्स होते हैं और बड़ी एनर्जी रिकॉर्ड होती है उसमें. सो आज से 20 साल पहले हमने 20 ट्रैक्स के भी जो है ना सेट लिस्ट प्ले की हुई है, विच इज़ अ बिग डील. आज हम सोचें तो आज हमसे शायद 6-8 गाने उसी कोऑर्डिनेशन से बन जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है. तो 20 गाने करना ही, सिर्फ सोचना उसके बारे में कि 20 कर सकते हैं हमने किए हैं. सो हमेशा वो यही होती थी कि यार करने के बाद जो है ना, आप परफॉर्मेंस के बाद आपको एक एहसास होता है कि यार एक तो आपने किया, आपके अंदर इतना दम था, और दूसरी बात ये होती है कि आप आज भी अगर कोई अच्छी चीज़ उसमें से हुई भी होती है ना तो देख के बहुत एक अब और मज़ा आता है. अब इट्स क्रेजी. हम लोग देख रहे होते हैं अपनी चीज़ें और अमेजिंग, जबरदस्त फीलिंग है. उफ, इस प्राइस उसके लिए हमें कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए. सही है. उसके लिए हमें कोई ये नहीं चाहिए कि यार आपके 50 लाख फॉलोअर हैं या 5,000 है तो वही एक क्राइटेरिया है चीज़. उसके लिए हमारी जो अपनी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है ना, वो अपने आप को देख के, बिकॉज हम बहुत हेवी क्रिटिक्स भी हैं बाय द वे, और अपने खाब के सबसे ज़्यादा ही हैं. सो जब देखते हैं कि हाँ यार ये क्लोज टू एक्चुअल हुआ है ना कोई चीज़, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो आपको फीलिंग लाइक्स, शेयर्स और फैन फॉलोइंग और फेम नहीं दे सकता कभी. वो अलग ही एक फीलिंग है. एंड आई थिंक दैट फॉर मी was the only thing that kept us going. आज भी अगर हम म्यूजिक करते हैं तो इसीलिए करते हैं. तो वो कहते हैं ना कि दो ऑडियंस भी है तो that's okay. Because कोई नहीं है. Money is not the objective. Because for some people success is objective, but success is not objective. It's subjective. It could be anything for anyone. True. Absolutely. But coming towards your point, since you were saying that we were doing it for your passion, it's never the money. But living in this kind of country in which we have artists and all that, don't you think that artists and other people need other gig as well in order to run their lives? And I think that was the realization why we never had money in our objectives, because we knew that this would never, because the kind of music that we were doing, especially the kind of niche that was there, उसमें हमें पता था पैसा तो नहीं मिलने वाला भाई. तो जो भी कर रहे हो, दूसरे लोगों ने हमें बहुत कहा, हाँ यार तुम तो है उसके साथ क्यों नहीं बजा रहे यार, तो शो. I've played starting आतिफ के साथ I was played 2-3 shows, but that was just a thing. वो हो गई. उसका ड्रमर नहीं था, वो बीन भाई नहीं थे, तो मैंने बजाया, वो आ गए, बस खत्म हो गई. अब मैं क्या वहाँ, मतलब वही चीज़ like because you were not in that dilemma that if I'm doing this thing, I'm doing it for the sake of money. I don't have a single tasveer with Atif. I'm just giving that thing, Can you imagine? अब he's like a fellow musician यार, वो बजा रहा है, ठीक है बजा लिया. अब लोग यार एक तस्वीर ही खींच लेते, मैं क्यों खींच लूँ यार मैं I'm doing it for my own self. नहीं मतलब always I'm sitting at Fowad house, तो मैं उनके साथ कैसे तस्वीर खींच, वो मेरे भाई हैं, he's my brother, so he's like that. आमिर देखिए भाई है, तो
तो अब लोगों के लिए वो एक डिफरेंट सी चीज़ है कि यार इसी से क्यों नहीं तुमने इतना पैसा बना लिया, हम तुम क्यों बनाओ, पैसे का चक्कर नहीं था, चॉइस नहीं रखी वो। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं हुआ कि खुद भी कभी ऐसा सोचा हो कि हाँ यार ये ही कर लेते, कुछ और तो कर नहीं सकते, कर सब सकते थे हम, किया भी। अच्छा, I think again it all goes back to that same thing that I mentioned before कि हम क्योंकि उस माइंडसेट में इतने कट्टर थे ना कि यार हमें इस म्यूजिक के अलावा अपनी चेहरा जो है ना किसी और म्यूजिक के साथ एसोसिएट करना नहीं है लोगों के साथ। तो ये कट्टरपना भी जो है ना कमाने से भी रोका। हाइंडसाइट अगर आप देखें तो ये भी जो हमारे हमें जिसने कमर्शियल नहीं करने दिया, and which is great. I think it supports. it's a great journey. We never did that. Yes. तो मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं मुझे मिलते हैं, लोग ड्रमर जो हैं बजा रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके डिफरेंट कंसीव करने के पॉइंट है। Someone wants to be a drummer in a very short term. After 3-4 class, he just came and told me, मैंने कहा कॉन्सर्ट बजाया मैंने कहा नाइस शॉट मैन, गुड। कैसे बजाया? गलत बजाया, जब दिखाया तो गलत बजा, बट ही वाज सो हैप्पी विद दैट थिंग। तो उसको फिर अलग तरीके से बताई गई वो चीज़ कि इसको ये वाली जो तुम्हारी वो है ना एनर्जी, इसको प्लेइंग में यूज़ करो। अभी कॉन्सर्ट बजाने का सीन डिफरेंट। अब एक बंदा कह रहा है उसने कोई 15 महीने मतलब 2 साल हो गए क्लासेस लेते हुए, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ यार वहाँ जाके प्लीज़ बजा लो तुम। वो कह रहा नहीं तो आई हैव टू प्रिपेयर यार। दिस इज द वेरी टाइनी थिंग्स जो उसी वक्त आपको एनहांस कर देंगी कि आपने करना क्या है। So I said, Haby, how many drummers do we have in the industry right now? बहुत अच्छे ड्रमर्स हैं। यस वी हैव हमारे पास एक ही इतना ज़बरदस्त है और इतना कोई फीलिंग है कि बस आहत में आनी मैं ही इज वो क्या है पता नहीं, वो क्या चीज़ है यार माशाल्लाह, मतलब ही इज सो गुड इतना अच्छा है ना वो ड्रमर। इंसान तो बहुत अच्छा है, मतलब ही इज सो गुड यार। मैंने मतलब आई सीन हिम लाइक यू, वो बजा रहा है, जादू कर रहा होता है वो, मैजिक। आप mesmerized, प्लेइंग की आवाज छोड़ दें आप उसका पोस्चर ही नहीं आप enjoy it. Yes, pure entertainer when he's on the stage. ये scene है. All music, he played all type of drums, all type. Collabs किए उसने जबरदस्त. We have Kambi Paul. Yeah, we have like Kambi यार, इतने जबरदस्त ड्रमर हैं. We have Alan, बहुत अच्छे ड्रमर, बहुत ही जबरदस्त है ये लोग. सही है. बहुत प्रो है, अमेजिंग। अभी इन्होंने क्यों ये लोग इंटरनेशनल फिगर नहीं बने, वो इनकी अपनी चॉइस है। सही है। अदरवाइज हालात भी है ना, हालात भी होंगे। आपका जो मीडिया लैंडस्केप है that has a lot to do with it. So yeah, there's a lot of things that we need to consider. या जब हम लोग उस वक्त शो 2008-9 में, उस वक्त तो नहीं था ना आपको सोशल मीडिया, तो कैसे बेचोगे हमने टिकट्स, कैसे क्या किया होगा हमने। हम लोगों ने बाइकों पे जाकर टिकटें छपवाई हैं, पोस्टर छपवाए करीमाबाद से, लगाए हैं, बेच भी खुद रहे, बजा भी खुद रहे। लेकिन जिस दिन बजा रहे हैं शक्ल हमारी अजीब सी है, पहचान नहीं सही है यार। हाँ यार, बड़ी एक स्ट्रगल, यानी आप हर चीज़ है। आप मतलब आज तो आपके पास बहुत सारे वो है ना कि आपने फ़ोन कर किसी को यार ये हो गया, तो बहुत ही करीमाबाद जा रहे हैं तो वहाँ पर एक बंदे से टिकट वाला एक पक्का हमारा एक बंदा मौजूद था कि जो कि प्रिंट करके देता था, मैट फिनिश में करके देना, ये साइज़ में देना, उसको पता होता था सब कुछ। और फिर पोस्टर्स ले रहे हैं, पोस्टर ले जाके खुद लगा रहे हैं, टिकट्स जो है खुद बेच रहे हैं लोग। हमारे कुछ 2-3-4 ख़ास दोस्त थे, वो बड़ा हमें हेल्प करते थे इन द प्रोसेस, बट हम इक्वली इन्वॉल्व थे इन इनेबलिंग दैट। एक चीज उस वक्त भी थी जो सेम अभी भी है, पगार टिकट्स के अभी भी आ जाते हैं लोग बाहर, कहते हैं हमें जाना है, वो उस वक्त भी थी। ये लोग कौन है जो अपडेटेड है उस वक्त से कि हमें पहुंचना है वहाँ, बगैर टिकट्स हर क्या बात कर रहे हैं आप, वो पार्टी मतलब किसी भी ये कौन लोग हैं मुझे बताओ। ये लोग पाकिस्तान अपडेटेड लोग हैं यार, ये उस वक्त भी आ जाते थे, अभी भी आ जाते हैं। ये शपाटर है भाई, मेरा वो जानने वाला फला, मुझे जाना है बस मैं जाऊंगा। I think this is the beauty of Pakistan. We know how to gather people. एक होता है कहीं ना कहीं गैदरिंग्स हैं, मतलब अभी कोई थर्सडे नाइट से फ्राइडे नाइट से तो भाई कोई शादियां हो रही है, तो लाइक योर वाज लाइक आप लोगों का भी सीन है कि भाई गैदरिंग्स हो रही है, बिरयानी खाने वाले। हाँ लंगर खाने वाले नहीं
So coming to Fowad bhai, since you started with music and then you went into the corporate world, you have worked with big multinational corporations. So let's talk about the event that you did with Red Bull it was BC Cypher 1. Cypher 1. So बताएं event how did it happen? Like process about it. About the process. यार सो देखो प्रोसेस तो ये है कि ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे आई थॉट अबाउट इट एंड वी डिड दैट देयर इज अ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग टू इट स्टेप बाय स्टेप वर्किंग इतनी मज़ेदार है कि उसमें सबसे पहली बात है आई एम नॉट अ ब्रेकर आई एम नॉट अ डांसर आई एम ऑन द अदर साइड यस आई हैव अ म्यूजिक बैकग्राउंड बट डांस का तो मुझे खुद कुछ भी नहीं पता था बट इट्स पीपल लाइक मासूम इट्स पीपल लाइक Tashi, it's people like Mikhail, Dwayne, ये इस तरह के लोग थे जब इनसे इंटरेक्शन बढ़ी और इनकी इवेंट्स में मैं जाना शुरू हुआ इनकी चीज़ें देखना शुरू हुआ तो यहाँ से लर्निंग मेरी भी होना शुरू हो गई यार ये लोग क्या करते हैं एंड देन यू नो वी ऑल बिकेम फ्रेंड्स तो साथ में हैंग आउट कर रहे हैं पूछ रहे हैं एक दूसरे से बता रहे हैं एक दूसरे को बातें कि यार क्या होना चाहिए क्या कर सकते हैं सो वो बेसिक्स जो थी ना वहाँ से आना शुरू हुई BC1 कराने के लिए एक सीन का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी इवेंट को कराने के लिए एक सीन का मौजूद होना ज़रूरी है आप नहीं बना सकते सीन को philosophy there was an opportunity there has to be an existing you can landscape हाँ that, हम enhance yes, ज़रूर कर सकते हैं हम उसको modify कर सकते हैं हम उसके अंदर फ्लेवर कलर्स जितने भी you know चीज़ें हो सकती हैं उसको glorify करने की वो ज़रूर कर सकते हैं so there was a gap and you found that gap I wouldn't call it a gap. I would just say that I would just say that we took it to another level. So obviously limitations हर किसी की हैं उनकी भी limitations थी हमारी भी limitations थी you know ऐसा नहीं है कि हमने भी उस तरह से कर लिया कि जहाँ पे जो लोग 20-20 साल से करा रहे हैं या जो लोग 8-8 साल से करा रहे हैं हमने भी वैसे शायद नहीं किया होगा लेकिन डेफिनेटली हमारी जितनी कैपेसिटी थी जितना हमारा सका उस पर हमने उसके ऊपर ही किया सो अल्लाह का शुक्र है कि वो फर्स्ट भी और सेकंड भी जो इस साल हुआ था तो वो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं उसमें और आएंगी आगे भी सो आई थिंक वो प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है प्रोसेस यही है कि देयर हैज़ टू बी अ लोकल सीन एंड यू नीड टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लोकल सीन यू कैन नॉट रीइन्वेंट द व्हील बेसिकली आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मैं बोलूँगा नहीं यार मुझे क्योंकि BC1 या किसी भी चीज़ पे ये अच्छा लगता है तो मैं ये कर लूँ नो इट हैज़ टू बी वेल इन लाइन विद व्हाट एग्जिस्ट्स आउट देयर एंड देन यू जस्ट ऐड मोर colors to it to make it look beautiful eventually and package it in the form of a product which is Red Bull BC1 for us so ये हमने किया था so वो experience ज़बरदस्त था यार मतलब And like, how was the impact from the crews, like you know, chemistry crew, EXGC, EXD, Anarchy, SGC, Street Humors crew? What do you think? How like what was the impact? Like, we would love to know कि उन लोगों का कितना influence रहा इस events को मतलब as a community combined okay, you know, coming under one tree there's a Red Bull BC Cypher 1 कि उस पे उसका उनका क्या impact था? We would love to know from your side too. Honestly बताऊँ तो सबसे पहले तो सब हर कोई state of denial में था जब हमने BC1 की बात की तो किसी को लगा कि मैं चेवन आ रहा हूँ किसी को लगा कि जो है ना ये ऐसी हवाई बातें हैं या कुछ होगा नहीं है बस सब बातें हैं सो एक स्टेट ऑफ डिनाइल में हर कोई मौजूद था उसके बहुत सारे रीजन से बाय द वे आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट डिटेल कि वो कितने वैलिड थे कितने इनवैलिड थे बट रीजंस थे बट वो एक स्टेट ऑफ डिनाइल था सो वो स्टेट ऑफ डिनाइल में उनको कॉन्फिडेंस देना और उनको बताना कि नहीं भाई वाकई में हो रहा है दैट वाज इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर मी दैट वाज द फर्स्ट स्टेप in making a formal structure around BC1 वैसे तो हम एक जर्नी तो चली रही थी साइड बाय साइड बट एक दफ़ा जब सारी चीज़ें हो गई ना जब लोगों के हाथ में एक दफ़ा उन्होंने BC1 को खुद फील किया which was yes started off with the merge वो वैल्यू जब नज़र आना हम लोगों को भी शुरू हुई हमने देखा कि यार इट इज़ जस्ट सो क्लोज टू देम एंड यू नो उनको अगर अनरियल फील हो रहा था उस वक्त तो गलत नहीं हो रहा था बिकॉज इट दे रियली वैल्यू इट फॉर देम इट इज़ it's a big deal. It is a sense of achievement. Huge thing. Yeah, huge thing. That's when I also realized कि यार you know it is just so meaningful to someone. आप किसी की ज़िंदगी में कितना change लेकर आ सकते हैं if you just end up doing this shit. So all the more reason कि मैं और ज़्यादा invested था to getting it done the right way.
सो और जब फिर वो हो गया तो उसके बाद तो ऑब्वियसली एवरीवन हैड देयर बिलीफ इन द सिस्टम, everyone had their belief in the thought and in the commitment that was made to them in a way कि यार ये होना है, होगा, हो गया, and they saw it with their own eyes, they experienced it. So I think जो एक चीज़ बहुत important है ना वो ये है कि ज़िंदगी में या प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग जो करते हैं वो ये है कि जो भी लर्निंग्स है ना उसको सामने रखें. ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट काम करें, आप बहुत मिस्टेक्स करेंगे, बहुत चीज़ें आपसे गलत होंगी, पहली दफ़ा ख़ास तौर पे कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं आपसे. तो बट अल्लाह का शुक्र है, डिस्पाइट दैट आई थिंक वी वर एबल टू पुट अप अ डिसेंट शो. वी हैड ज़ीरो एक्सपीरियंस ऑफ BC1, बट डिस्पाइट दैट आई थिंक द फर्स्ट वन वाज ट्रूली रिमार्केबल. सेकंड वन में हमें वो चीज़ें करनी नहीं थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही थी, फिंगर टिप्स थी, तो हमने टक करके जो है ना वो कर दिया और लेवल अप करा दूसरे तरीक़ों से. बहुत सारी और चीज़ें थी, आई कैन गेट इनटू द डिटेल्स, बट आई थिंक सेकंड वन वाज वेरी इजी दैट वे. अच्छा, एक बड़ा इंफॉर्मेटिव इससे ऐड करना चाहूँगा कि लाइक सिंस यू गाइस लाइक टेक सो मेनी रिस्क्स एंड आई थिंक यू गाइस एक्चुअली एनालाइज इट, देन यू टेक दिस काइंड ऑफ रिस्क्स, राइट? सो आई वांट टू नो कि ये जो क्या कहना चाहिए, जो बेसिकली रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, कि what do you think about failures? What's your note on failures? There is no problem with it. You will fail. But like I said, you need to learn from the failures, from the mistakes that you do. Failures, you have to be fearless. You have to be fearless, especially the kind of work that we do. उसमें तो failures के chances होते हैं. It is inevitable. But to reduce the margin of errors and to reduce those potential failures, you need to have a solid working done in the background. इसीलिए we take our time. इसीलिए it doesn't get done in a jiffy. It takes its due course of time, and then you're in a position to enable things where the margin of error is reduced, although it will always be there. Light जा सकती है, it's a learning phase. Yeah, light जा सकती है शो के बीच में. कोई गाली दे सकता है माइक के ऊपर. कोई ये भी हरकत हो सकती है कि कोई उठा के किसी को चमाट करा दे. 10 चीज़ हो सकती है. But you have to be mindful of all those things and preempt them. Exactly. हमेशा ये सोचें कि यार आग भी लग सकती है तो फायर ब्रिगेड भी होना चाहिए. मतलब ये कह रहे हैं कि it goes like that. मतलब जितना हमने सक्सेस को मेजर किया उतना हमें फेलियर को भी मेजर करना चाहिए. Absolutely. कि what can be the consequences. Yeah, 100%. So overthinking is not bad. Second, के adaptation to spontaneous events. What's your take on that? What kind of Like spontaneous? uncertain that but you have to accept it anyway eventually when you're in the risk, and there's a stress as well included, but at the same time you have to make such spontaneous you have to face such spontaneous, or you can say uncertain, unpredicted situation at you. So how do you face that as a professional? देखो यार, उसमें again you have to spell it out. You have to put it in front of all the peers, and देखो अकेले ये वन मैन शो तो नहीं होता ना. ये तो नहीं होता कि मैं भी साउंड पे खड़ा हुआ या मैं लाइट्स पे खड़ा हूँ या मैं बैक स्टेज का. एक पूरा मैकेनिज्म, पूरी टीम होती है जो साथ चल रही होती है. बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक बड़ा किरदार होता है इस सारी सब चीज़ को करने के. स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द पर्सन हु लेट्स यू एंटर इन द वेन्यू टू द पर्सन हु has probably built the stage. उसने कीलें ठोकी होंगी, वो आपको नज़र भी नहीं आता, पता भी नहीं है आपको कौन है, लेकिन वो सबका एक बड़ा किरदार है उसमें. Everyone is aligned to a specific 100%. तो उन लोगों को जो लोग ख़ास तौर पे कंडक्ट करवाने में मौजूद हैं, उन लोगों को आपको ब्रीफ करना, और स्पेशली उन चीज़ों के बारे में ब्रीफ करना जो कि स्पॉन्टेनिटी के राउंड है, वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपने उनको ब्रीफ नहीं किया और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जो है ना आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के ला देंगे, तो भैया वो ज़मीन से पत्थर भी उठा के आपको दे सकते हैं अगर आपने वो बातें नहीं. So basically these are doers. ये doers हैं. These are go-getters, yes. But they also need to be aware of certain things, and they also need to know कि आप अपने एक्सपीरियंस से या आप अपनी लर्निंग से किस तरह से आप उनको इक्विप कर रहे हैं. अगर आपने उनको इक्विप नहीं किया हुआ, डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू डू द वंडर्स फॉर यू. ये कभी नहीं हो सकता आपके लिए. आपको उनको एक कॉन्स्टेंटली इक्विप करना है विद इनफ नॉलेज, रिएक्शंस एंड कंट्रोल्स फॉर देम टू बी एबल टू परफॉर्म वेल. Yeah, true. Yeah.
So moving to the next question. Like we would love to know, okay, Red Bull, BC Cypher 1. Where do we see this going in the next 5 years or 10 years or so? Yeah, a lot of it depends on the community. Yes. A lot of it. Because in all fairness, एक thought ये होता है कि आप कोई चीज़ एक start कर रहे होते हैं तो वो slowly and gradual elevation की side पे जाए, ना कि stagnant रहे या कि decline हो जाए. So I think बहुत जिम्मेदारी जो है लोगों पे है आप, because you know we're done with 2 editions, and the level has not significantly increased as much as it should have. उसके countless reasons हैं which we have shared with the communities, with the crews, क्योंकि देखें साल में एक ही होना है, वो साल में 12 महीने नहीं हो सकता. 12 महीने जो होना है वो आपने करना है, और अगर आप वो नहीं कर रहे और साल के एक दिन पे आपको लग रहा है कि यार ये अल्टीमेट एक चीज़ हो जानी है, आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाए, उसमें तो ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं. और ये पे अगर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो गया और आपका वो उस लेवल पे नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन नहीं बनती है फिर. सो इसीलिए इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट दैट दे अप देयर गेम एंड दे deliver it to the perfection how it is evolved everywhere else in the world, कि चीज़ें ऊपर की तरफ जाए, ना कि stagnant रहें या नीचे हों. So this is something that has to be understood on the community's end. So we see now that the breaking itself is going to the Olympics. Yeah. तो अब जब sport बन ही रहे हो तो we must understand that सही FIFA होता है, 4 साल में एक दफ़ा होता है, बिल्कुल होता है. सही है, लेकिन क्या वो 4 साल तक प्लेयर बैठ के घर में होते हैं? नहीं ना. तो उस 4 साल के बीच में क्लब मैचेस, फीफा के क्वालिफायर्स, वो सब होते हैं. Yeah. Agree. So now we need to view it as a sport. कि अब sport बन ही गए, तो we must organize events as well. We must have like mini BC1s throughout the year. And that's gonna not only gonna improve the level of the breakers, that's gonna excite more brands into the community. And actually grow the community eventually. Yeah. Eventually, the point is That's that the point, basically, main that's the point. need. So it has to be understood that yes, Red Bull BC1 is the most prestigious event, but breaking exists outside of that too. As well. सही? True. तो ये जो conversation बता रहे थे कि while BC1 was coming, मतलब they were in denial, कोई होगा नहीं होगा. तो उसमें भी जो majority of the people who were in denial ना, those were those people के जो समझ रहे थे कि भाई BC1 आएगा तो कुछ होगा कम्युनिटी में, वरना कुछ नहीं होगा. तो उनको उस टाइम पे भी वही सेम माइंडसेट चाहिए था कि भाई BC1 हो रहा है, BC1 नहीं हो रहा, ब्रेकिंग तो है. ब्रेकिंग पिछले 10 साल से होते हुए आ रही है, वो होती रहेगी अगले 10 साल. तो when we talk about the future of BC1 and the future of breaking, you must understand कि भाई आया BC1 या नहीं आया, breaking exists. And if you have this mindset, BC1 is definitely gonna come. क्योंकि अब अगर आप dependency छोड़ दोगे और आप अपने आप पे depend करोगे, तो basically the community will be self-sufficient. अगर खुद से community इतनी सारे efforts करेगी ना, तो फिर तो the brand is gonna. So what I'm looking at, that everybody performs their duties. More like a duty. जिसका जो काम है ना. Role, just play their role. I wouldn't call it duty. Play their role accordingly. So I think it would reach to that. You can say the final recipe or final goal that you guys want to achieve as a community. Sahi hai. Makes sense. I have a question from Fowad bhai, since you're a culture and marketer. Would you like to tell what exactly culture and marketing is, and if you can give an example, how does brand play that marketing into existence with any example? Well, it's about curating different experiences within the music, arts, and dance playground. This is what I do at Red Bull. और इसके अंदर जो है mainly you know, it starts from the bottom. It cannot just be like one fine day. जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि मुझे ख्याल है कि यार मैं एक event कर लेता हूँ जो कि
ब्रेकिंग का होगा जिसको मैं BC1 कह दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता. So there's a lot of grassroots level working involved in it, and you have to get your hands dirty, right? You cannot just do it by thinking out loud, sitting in an air conditioned room. No sir, that's not happening. That can never be the case. So you have to go out, you have to get your hands dirty, you have to understand the things, you have to apply the right logic to the right system. You cannot just have a very different क्या कहना चाहिए कि अगर आप गम स्टिक बनाते हैं तो आप वो लॉजिक एक म्यूजिशियन को अप्लाई करते हैं. यू कैन नॉट डू दैट. दैट्स हिलेरियस, राइट? सो we don't do that. So which is why we stay true to the core, to the things that we do, and then we give a marketing or the Red Bull twist to the things, to the events that we do, and it's all done in a very behind the scene. It's all very formal, structured, and objective oriented, very very precise that way, and in the process we may make mistakes. We do make mistakes. I'm not going to deny that. But obviously, if you don't learn from it, then that is where the problem is. And so we have a very robust system where if there are things which require any kind of improvement, betterment, we address them and we don't shy away from them, and then we keep on progressing from there. Would you like to give any example? How does cultural marketing events or anything that comes into play? Because मैंने जिस तरह देखा था Coke Studio में when they're actually the studio में जिस तरह होता है ना, they have the clothes, the Sindhi clothes, the kind of things that they do. Basically he's trying to ask what is the cultural manager is doing with culture actually, where he is. And how to merge the culture. Exactly. Merging culture with आप अगर local culture की बात करें, अगर if that is what the question is, so you have to localize the things. That is for sure. आपने localize किस extent तक करना है, किस degree तक करना है, so that you do not alienate the local people themselves. Company's format. Right? And you don't end up looking that. like a wannabe. That is very very important. That is very important. So which is why I say कि you have to stay true to the core. आपको अगर brown cap पहननी है तो मैं आपको ये नहीं impose करूँ कि आप जो है ना pink या purple cap पहन कर आ जाओ, या आपको मैं उस तरह से नहीं बना दूँ जिस तरह के आप नहीं हैं, right? To achieve certain objectives. मैं एक चीज़ I would never do. Sound Clash you did it, right? Sound Clash was a cultural exchange. As a viewer मैं बता रहा हूँ, कल्चरल एक्सचेंज रेड बुल का एक इवेंट जो कि पाकिस्तानी 2 आर्टिस्ट यहाँ के कल्चर में उनका वो उसी तरह के हैं, और वो शो जो रेड बुल ने कराया, दैट इज लाइक आई थिंक इट्स अ कल्चरल सॉर्ट ऑफ अ मर्ज. सो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे हम कभी भी रन ऑफ द मिल काम नहीं करेंगे. यानी हम ये नहीं करेंगे कि जो कि हो रहा है ना हम भी वो कर रहे हैं. नो, it has to be different. It has to stand out. It has to make its mark in a way कि लोगों के दिमाग में दिल में ये हो कि यार ये यही कर सकता है. ये जो है ना कोई और अगर करेगा भी तो फिर कॉपी करेगा शायद, लेकिन आपकी अपनी डिस्टिंक्ट एक आइडेंटिटी होना दैट थिंग इज वेरी. कोलैब की जो मैं बात कर रहा था, कोलैब पर कामरान ने बात की तो स्ट्रिंग्स एंड अली अजमत at the same place. आप इधर देख रहे हैं अली अजमत, इधर देख रहे स्ट्रिंग्स है यार. वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि उसमें एक स्टेज है नहीं, 2 स्टेजेस हैं, लोग बीच में लोग जज कर रहे हैं, और फिर वो उसमें डिफरेंट राउंड्स हैं जैसे फाइट होती है ना वैसे. सो सेम गोज फॉर BC1, सेम गोज फॉर ऑल द अदर थिंग्स दैट वी डू विद इन द कल्चर डोमेन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आल्सो, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान में तो हम ये 3-4 चीजें कर रहे हैं. सो या अच्छा, एक और चीज that it's a question that I've asked him a lot of times. कि how do you measure ROI of such events? तो जैसे इन्होंने पहले भी बताया होगा, नहीं बल्कि नहीं बताया, ये आपको बताना है. Yes. कि how do you measure ROI of such events like BC1? क्योंकि इसमें we don't sell any tickets and yeah, so उसके लिए इनका जो एक response है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, it's a long term view that they have, सही of the scene. So they don't view it as something that they're doing only for the money. So yeah, of course it's a brand. The goal is the same. Same. But breaking itself
is very young. इन्होंने उस टाइम पे ब्रेकिंग को उठाया है when breaking was not very popular in the entire world. उस टाइम से अब इनकी जो affiliation रही है और जितना मीडिया उस पे पोस्ट हुआ जितना एम्प्लीफाई किया तो रेड बुल BC1 के साथ ऑल्दो उसका क्या है ब्रेक डांसिंग कंपटीशन है ना फुल फॉर्म बट नाउ wherever the word breaking goes BC1 is there. BC1 is there. Yeah. So सही है तो उस इवेंट का ROI ये नहीं था शुरू से कि भाई पैसे कमाना है अगर वो होता तो शायद आज BC1 इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहा आज जब breaking is going to the Olympics the Olympians are wearing the march of Red Bull BC1 and they're wearing it with proud सही है so this is something कि एक short term view नहीं होता इनकी जो job है it's a long term 5 year plans 10 year plans I think that's how it's supposed to be so हर चीज़ जो है ना वो क्वांटिफाई नहीं हो सकती हर चीज़ को आप जो है ना वो नंबर्स के ऊपर नहीं कर सकते एक चीज़ होता है लॉन्ग टर्म व्यू जैसे हैबी ने खुद ही कहा कि एक हमेशा से लॉन्ग टर्म व्यू था चीज़ों के अराउंड वो भले म्यूज़िक हो डांस हो कि आज हम कहाँ हैं 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद हम क्या कर सकते हैं किस तरह से उसको लेके जा सकते हैं उसको कुछ चीज़ें उसमें यकीनन क्वांटिफाई कुछ पार्ट होता है ऑफ कोर्स आई वोंट डिनाई दैट जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर एक ऑडियंस साइज है जिस पे आपने जाना है तो आपने वो उस पर टैप करने के लिए आपने वो कौन से मेजर्स लिए कि जिस पे आप उस पर चले गए क्योंकि देखिए BC1 जो भी इवेंट है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस के अराउंड होता है उसके लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट करेंगे क्या प्रॉब्ली नॉट बिकॉज आपका एंड ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि जिन लोगों की क्यूरियोसिटी भी उस चीज़ के अराउंड है या जिन लोगों को अपील करेगा वो इन एनी फॉर्म ऑफ शेप तो आपने उसकी पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट ऐसे करनी है कि आप you reach out to the wider group of audience through that. Obviously वो एक साल में एक particular level तक ही जा सकता है second year it will be done differently so you keep on hammering that and you keep on amplifying it year on year so yeah that can be quantified but the approach around scene can never be quantified it is only measured by the artistry by the upscaling of that artistry and how committed the community in general is around those things to which Red Bull BC1 is all about that can never be measured that only comes from the effort and the dedication and consistency around the things that is throughout the year which is absolutely in its entirety dependent on these people this community obviously goes without saying that we do support them wherever needed whenever needed we've done that in the past we'll continue to do that of course but उस पे जिम्मेदारी जो बनती है ना वो ज़्यादा लोगों की खुद की बनती है true wisely said nice moving to another question yes the most important one how important is manager for artists and then the PR team yeah we would have to take यार आजकल के दौर में तो ना बहुत PR टीम का तो एक बहुत बड़ा काम होता है बिकॉज एक आर्टिस्ट को हाँ मैं यही बोल रहा हूँ आप पहले ये बता दें व्यूअर्स को कि क्या होता क्या है PR यहाँ लोगों को यही प्रॉब्लम है पता है आप बता देंगे आप क्या सवाल कर रहे हैं PR टीम क्या होती है देखो मैनेजर में इफ आई हैव टू आंसर दिस मैनेजर का एक रोल होता है आर्टिस्ट की 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डील करने का जिसमें आर्टिस्ट की बुकिंग होती है जिसमें आर्टिस्ट के मैनेजमेंट में लेबल साइंस होते हैं जिसमें मुख्तलिफ कॉर्पोरेट डील मतलब ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसको आर्टिस्ट बनने के लिए और साथ में जो शोज होते हैं बेसिकली वो PR टीम ऑन कॉन्ट्री उसका काम जो है वो उस एक ख़ास तरीके से आर्टिस्ट को पोजीशन करना होता है विद इन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स कि जहाँ पे आर्टिस्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है ब्रांड पोजीशनिंग जो होती है ना वो PR टीम का काम होता है कि कब उस आर्टिस्ट को जो है ना वो एम्पलीफाई करना है कब उसको जो है ना सस्टेन करना है कब जो है उसके कंटेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मज़ीद कैपिटलाइज करना है उस पर कहाँ कंटेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है सो दैट उसको फिट इन कराना ये काम होता है PR अब एक आदमी ने वीडियो डाला अपना एक आर्टिस्ट ने YouTube पे वो ही गॉट लाइक क्रेजी हिट्स वो हिट हो गया
without any sort of PR or any sort of manager. तो मुझे तो ये नज़र आते हैं लोग इधर पाकिस्तान में जो इस तरह से जिनके वो उसकी जब वो एस्टेब्लिश हो गए उसके बाद भी उन्होंने नहीं रखा उन लोगों को. ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, मसला क्यों है ये? I guess वो सिर्फ एक दफा आ गया तो they thought that they'll have the same thing again and again. I think एक जो बहुत important चीज़ है ना वो ये कि you can't be a master of everything. ये खास तौर पे मैनेजर्स के लिए. इसकी वजह से भी बहुत सारे आर्टिस्ट ज़ाया हुए हैं हमारे. यानी अगर मैनेजर अपने आप को आर्टिस्ट समझना शुरू हो जाए, मैनेजर को लगे कि यार मैं ही जो है ना वो एक उसको लगता है सेलिब्रिटी फेम. ऑब्वियसली दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री. बट अगर मैनेजर को ये लगना शुरू हो जाए कि यार वही है सब कुछ, तो भाई नहीं हो तुम तो एक वो हो, एक चैनल हो जिसके थ्रू एक आर्टिस्ट को ईज दी जा रही है. बिकॉज ही इज नॉट अ मैनेजर, he is not a commercial person. He's, as much as he is, he wouldn't want to be in that position where he would want to speak to everyone about his his positioning या his commercial deals, etc etc. So वहाँ पे आपको you need a professional person who put things in the right perspective rather than becoming a champion in front of artists that I got this, I got that for you sir, देखें मैंने ये कर दिया वो कर दिया. It's vague. हाँ, उसको जो है ना आपको इंडस्ट्री नॉर्म समझे, Exactly. हालात समझे मुल्क के. भाई मुल्क के भी हर किसी के जो है ना यहाँ पे लहसन लगे हैं इस वक्त. ठीक है, तो उन चीज़ों में अपने आप को डाल के देखें और उसके बाद गेट अ win-win approach situation for everyone. If you think that आप बहुत कुछ कर रहे हो, और यूजुअली अनफॉर्चुनेट बात है कि वो चीज़ों को जो है ना मसाले लगा के आर्टिस्ट के साथ साइड पे वो करते हैं, थिंकिंग दैट दे आर जस्टिफाइंग देयर जॉब. नो दे नॉट. लोगों को सब कुछ पता होता है कि पीछे क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या होता है. It doesn't last for long, so which is why they end up ruining either their own selves or the artist. I guess in the big picture it looks great, but deep down it's a chaos. Yes, it is a chaos. It's a chaos, and you don't know what's going on behind the curtains. Absolutely, yeah. True. अब मैं फवाद उस म्यूजिक सीन से ट्रांसफॉर्म या ऐसा वो ट्रांजिशन है. सोनू निगम को लाइव देखा मैंने कराची में. Okay. की बस किया. I went to the show और मैंने सोनू निगम को देखा. मतलब अभी जो हमारा क्राउड है वो बेचारा नहीं देख सकता. अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं. ब्लॉक कर दिया यार. ब्लॉक्ड इट. मतलब अब वो किस लिए क्यों क्या इससे हमारा ताल्लुक नहीं है. ताल्लुक है आर्ट को तो ना आप ब्लॉक करो. ये तो हैव टू बी. लोग अभी भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, गाने चल रहे हैं, बट वो अब वो वाला अपॉर्चुनिटी आर्टिस्ट के पास है, हमारे पास है. लोकल आर्टिस्ट का शो नहीं हो रहा यार. इंटरनेशनल इट्स वेरी फार नाउ. लोकल आर्टिस्ट का शो नहीं है. हाउ इट्स वेरी सैड. तो आउट ऑफ कैमरा आपका सवाल था मेटल के बारे में, तो आई टोल्ड यू आई किल्ड इट, इट्स डाइड. हम लोगों ने इसको दफना दिया यहाँ पे. मतलब इट्स नॉट लाइक कोई और नहीं कर रहा. कर रहे होंगे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से हम लोग करते थे वो नहीं कर रहे यार. उसके लिए ना may I ask you the reason why exactly? yeah so I was gonna come to that part. जो कामी ने बात की ना कि लोकल आर्टिस्ट के लिए वो चीज़ नहीं है. आप देखें कि आपने ऐसे एवेन्यूज़ नहीं बनाए कि जिसमें आर्टिस्ट सही मानों में टेस्ट आउट हो पाता लाइव में. देखें होता क्या है, एक जर्नी साइकिल अगर आप देखें क्या है कि जर्नी साइकिल ये है कि एक आर्टिस्ट अपने घर में म्यूज़िक करता है सबसे पहले. हर कितना कोई भी आप आर्टिस्ट को उठा लें, उसने अपने कमरे से स्टार्ट किया. ठीक है, अपने रूम से स्टार्ट किया, अपने बेडरूम में जैम्स किए हैं उसने, अपने दोस्तों के साथ जाके कुछ फिर कोई ना कोई लेवल्स अचीव करते रहे. इस सारी चीज़ों की जो कल्मिनेशन है ना वो होती है लाइव परफॉर्मेंस में, कि जहाँ पे आप अपने फैंस के साथ वन ऑन वन फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू दोज परफॉर्मेंसेस. हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हमने सारे लेवल्स अचीव कर लिए और हमने इस प्रॉबेबली जो सेकंड लास्ट लेवल था कि जिसमें आर्टिस्ट ने कंटेंट बनाना था या म्यूज़िक वीडियोस बनानी थी या एक परफॉर्मेंस एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टूडियो के अंदर करनी थी, उसमें हम बहुत ऊपर चले गए. नो डाउट हमने बहुत सारे लेवल्स अचीव किए. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लाइव साइड ऑफ द थिंग्स हमने बहुत ही मेजरली स्ट्रगल किया, क्योंकि हमने मिनासुल कौम एवेन्यूज़ नहीं बनाए.
Exactly. You know? Exactly. And since you don't have the avenues, you won't be able to sustain for So long. अच्छा उसमें क्या हुआ कि हर एरा गैरा नत्थु गैरा जो है ना सुपरस्टार बनना शुरू हुआ। अच्छा अब वो सुपरस्टार को क्या हुआ फिर? Controlled वो एक्टर भी बन गया। तो वाह, मतलब यार तुम जानते हो कौन कौन बना एक्टर? हाँ क्या मतलब यार, एक्टिंग की सलाहियत है तो यार एक्टिंग ही कर लेता है ना एक्टिंग की सलाहियत है from the start. Why you transform yourself as an actor? Are you hungry for something else? But you like you know बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग, मैं नाम लूंगा यार, जुनेद का कॉल का वोकलिस्ट, he's good, he's great man, He's brilliant. he's amazing, but he's better actor than a vocalist. He is. I like him as an actor. Now, अब वो वाला नहीं वोकलिस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो उर्दू का थोड़ा सा जो एक्सेंट है ना, little bit like यार ये किसने कामी ने ऐसे Today I love ये him. हर दौर में ये रही है चीज खास Cross और genre. हाँ क्रॉस जॉनर्स रही है भाई मतलब उर्दू को आपने बिना वजह रॉन्ग हाँ मतलब हाई नोट्स होते थे ना हम अब जैसे आपको ग्राउंड भी कर रहे हैं अगर आप तो रॉन्ग भी हो सकता था लेकिन रॉन्ग कर रहे हैं अगर रॉन्ग कर रहे हैं तो ये तो आप ही अजीब और ये आजकल के आपके जो सॉरी रैपर्स हैं ना वो भी मैं जानता हूँ ये क्या है यार मैं जानता हूँ भी तो कहा जा सकता है अपने स्टाइल में कह लो लेकिन ये एक्सेंट कहाँ से आया ये कौन सा है ये तो कराची में तो नहीं है ऐसा एक्सेंट कौन बोलता है ऐसा So we want to write lyrics उर्दू in में नहीं है मतलब We हाँ don't want to sing it like Urdu. yeah why is that why is there this अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक मुझे लगता है कि कोई या तो आइडेंटिटी क्राइसिस है या हमें लगता है कि हम देखो है कॉन्ट्रडिक्शन है, है तो वेस्टर्न म्यूजिक ना हाँ, पहली बात एग्जैक्टली वेस्टर्न म्यूजिक को ही हम अच्छा कहीं ना उसमें कहीं वो follow कर उससे रहे सही उर्दू भी कहीं कह रहे हैं हैं ईस्टर्न क्लासिकल कर रहा हूँ ईस्टर्न क्लासिकल तो नहीं है ये इट नहीं, ऑल नहीं। कम्स फ्रॉम दैट साइड फर्स्ट सो अगर आप उसमें या तो अंग्रेजी गाने गा लो भाई तो उसको अंग्रेजी की तरह करो तो फिर तो समझ में आए लेकिन अगर आप उर्दू गाना है और उसको आप जो पाकिस्तान में कम से कम जिसका एक्सेंट एग्जिस्ट नहीं करता है पता नहीं दुनिया के किस हिस्से में उर्दू का वो वाला एक्सेंट एग्जिस्ट करता है उसका उस तरह से गाने भले वो मेटल हो या रैप हो तो आई डोंट नो या तो शायद ये ही एक कूल बन गया है तो I guess yeah, we this is the same. लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट अगर आप मुझसे पूछे तो इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज हमने बहुत अच्छी उर्दू सुनी है और बहुत अच्छी उर्दू बोली भी है और गानों में भी सुनी है ये अभी across क्या genres. बोला था आपने मनस्ता कॉल क्या है Venezuela calm as a nation What does that mean? As a nation. As a nation. Yeah, अगर मुझे नहीं पता, I don't have any problem asking it. If I don't know it, was What as a nation As a nation. as a nation as a nation, yeah मुनस्सल Venezuela calm तो अब देखो ना ये मजाक बन गया अभी हम जो बात कर रहे थे अब ये मजाक बन गया ये अच्छी चीज जो है ना, डेकेड्स वो वाला मजाक बन दहाई रही है। वो मैंने आज सीखा अच्छी है चीज है वो मजाक बन रही है और जो मैं तुमसे कह रहा लेकिन हाँ ये मैं वो- बता सकता हूँ ये अब cool है। लेकिन नहीं ये जो अभी कर रहा है क्या मजाक? ना लिसन अभी जो भी ये कर रहा है वो अच्छा एक्टर बनेगा सही है ये मैं आपको guarantee ग्रेट आई थिंक यही जर्नी साइकिल है ना फिर तो आपने जब जर्नी साइकिल को स्टूडियो और कन्फाइंड और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डाल दिया और उसकी आर्टिस्ट की आर्टिस्ट्री जो है वो वहाँ नहीं हो पाई जहाँ पे होनी चाहिए थी तो फिर वो उसकी जर्नी साइकिल यहीं से रिवर्स गियर मारती है और वो आती है वापस स्टूडियो में किसी और वो एक्टर बन जाता है कुछ और बन जाता है इसमें मैनेजर का रोल नहीं है लेकिन यार आई थिंक जरूरी है यार। नहीं है इसी वही बात है पीआर और उसके पास वो थे ही नहीं इसलिए वो चला गया एग्जैक्टली everyone I guess in this process I think everyone need to set goals and even if you're setting goal it doesn't has to be absurd मतलब you should have a clear path कि क्या process है क्या एक journey है क्या है क्लियर बात भी नहीं you should just know who you are हाँ ये अपना भी को है पता True. होगा मैं कहूँ तो मुझे True. पता यार, होगा मैं जाऊंगा इसकी अच्छा पता है बहुत जिम्मेदारी जो है ना वो आपकी एक मैं कंट्रोवर्शियल थोड़ी बात कर रहा हूँ लेकिन मुल्क की जो हुक्मरानी करते हैं ना लोग उनके ऊपर भी आता है यानी स्टेट के ऊपर भी आता है आपने क्या वो माहौल क्रिएट किया हुआ है यानी फॉर एग्जांपल आप कंटेंट बनाते हैं उस पर आपको हेट मिल जाता है वो आपके भले वो क्रिटिक्स हों या वो आपके फैंस हों आपको फैंस तारीफ कर रहे होंगे क्रिटिक्स आपकी बुराइयाँ करोगे एक से बढ़ के एक प्रॉब्लम क्या है कि लाइव की अगर मैं बात करूँ आपने मुझसे एक और सवाल किया था थोड़ी देर पहले इवेंट्स का सो लाइव में क्या होता है कि हमारे मुल्क में किसी के पास भी ये एक लिबर्टी होती है कि वो अपने उन जज्बात का इजहार जो है वो लाइव तरीके से भी कर जाए
चमाटा भी मार दे, बोतल भी फेंक के कर दे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन कंट्रोल्स हैं, स्टेट ने इतना इजी नहीं रखा हुआ। फिर उसकी जो क्लास है ना, उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होता है, उसको जेल भुगतनी पड़ती है। आपको मैं अगर अपना बताऊं तो सबसे पहले हम नेगेटिव चीज़ें सोच के तो इवेंट प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम ये सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे किसी के साथ खुदा न खास्ता बदनज़गी ना हो जाए, किसी के साथ हरासमेंट ना हो जाए। सबसे पहले आपको ये सोचना होता है। दूसरे नंबर पे ये सोचना होता है कि यार हमें कंट्रोल करने के लिए क्या तो तरीक़ेकार है अख्तियार करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि एक तो ऑडियंस भी उस हिसाब से अभी तक प्रिपेयर्ड या रेडी नहीं है कि लाइव चीज़ें एक बहुत सारे झमघटे में किस तरह से होती हैं। सो यहाँ पे वो माहौल जो है ना, हर लेवल पे, तो मैंने स्टेट की बात की, मैंने कहा मुझे लगता है कि वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे स्टेट कंट्रोल्स हो और एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपको दिया जाए कि जहाँ पे आप बड़े लेवल के इवेंट्स इंकरेज किए जाएं। यहाँ तो डिस्करेज किए जाते हैं। 50,000 परमिशन लेनी पड़ती है आपको, 50, और वो भी ऐसे लेनी पड़ती है कि जैसे पता नहीं आप भीख मांग रहे हैं उनके सामने। एक्चुअली अगर मिल भी जाती है तो जिस तरह आपने कहा, देयर इज नो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। सर मैं आपको, देयर आर काउंटलेस थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट। आपको लिटरली डिस्करेज किया जाता है कि आप ना करें। आपको एट टाइम्स कह भी देते हैं मुंह पे कि अबे क्या कर रहे हो, बेकार चीज़ है ये, तो गंदी चीज़ है, ये नहीं करो, छोड़ दो, इससे बदनज़गी होगी, ये फलाना ढिमकाना। भाई आप फिर एंटरटेनमेंट क्या दे रहे हैं लोगों को? खाना खा लें, सीव्यू चले जाए। हाँ, कराची में रहते हुए तो यही है, सही ना। और तो फिर क्या माइंड बनेगा आपका, आप प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं डाल रहे हैं। सो देन इसी वजह से फिर आपका माशरा जो है ना वो क्लॉक्ड हो रहा है, और वो मज़ीद होगा। अगर आप इवेंट कैसा होगा उससे ज़्यादा ये सोचना पड़ता है कि इवेंट में क्या क्या नहीं होगा, कैसे बचत कराएं अपनी, Basically, वो sums up all the answers. Basically, spontaneous वो जो events के बारे में, beautiful यार, good answer, जबरदस्त। अच्छा, even though if things are controlled, जिस तरह आपने कहा, मगर बाकी कंट्रीज में भी चीज़ें हैपजार्ड हो जाती हैं, बट वी हैव क्या कहते हैं, रिएक्शन आता है, जस्टिस सिस्टम होता है। देन if something happened, there's no way, because the person who's doing it, he knows for a fact that he can get away with it, and he'll use all the means that he possibly can. there's no reaction as well. कोई बाहर हो रहा है तो बहुत एक्सट्रीम पे हो रहा है, और फिर वो ऐसा हो रहा है, वन ऑफ अ काइंड हो रहा है। पेंटेरा का जो गिटारिस्ट था, उसको उसके फैन ने जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही लाइक उसको गोलियां मारी, उसने 4 ऑन स्टेज। तो उसने बैंड पेंटेरा छोड़ा और ही दूसरा बैंड बना लिया, डैमेज प्लान। पहला शो था उसका। डैम बैकडैल, अमेजिंग गिटारिस्ट, वन ऑफ बेस्ट गिटारिस्ट इन द वर्ल्ड, मार दिया उसको। या तो ये होता है, बीच का नहीं हो रहा, वो जो यहाँ होता है ना, वो वाला वहाँ नहीं हो रहा। यार देखो अगेन, तो गलत है, साजगार माहौल आपको जो है, हाँ वो चाहिए। जर्मनी में एक फेस्टिवल हुआ करता था, it was like a Tomorrowland, not as big as Tomorrowland, I don't remember the name, काफी massive music festival था वो in Berlin, and काफी साल से हो रहा था कि 2004 था या 6 था, तो उसमें एक इवेंट में एक प्रॉब्लम हो गया था and a lot of people died in that event, and उसके बाद से वो इवेंट मतलब बिल्कुल ही बंद हो गया था। क्या नाम था? लव समथिंग, राइट? It's like it was before Tomorrowland, उसका बहुत crave था। You have मुझे बढ़िया। आपका मेरे ख्याल से you can recall the situation, you're not getting the name right now. Love, it was something love, I cannot recall it. The Beatles. No. John Lennon. It was. नहीं मैं दूसरी। लेकिन हाँ, Oh example, yes, sorry, yes. People fainted. John Lennon को जिस बंदे ने मारा था, किस बात पे मारा था? He shot him like 3-4 times, and the reason when he was asked कि भाई क्यों मारा तूने, so he said John Lennon gave a statement a few years back where he said the Beatles is bigger than Jesus. Just based on that single statement, John Lennon को मार दिया। Yeah, we have extremists and होते हैं। True. Although when you Thank sit you and for think the- of this statement, Thank you for the insight. you know, when you sit and think of the statement, you know okay, he did not mean it that way. That way, yeah. or maybe he did. अच्छा, Fawad bhai, since we have artists and they're producing music in Pakistan, what data privacy laws and regulatory theories that we have for artists? यार अभी रिसेंटली कुछ आई केम अक्रॉस सम
data laws. For the longest time we didn't have one in place. और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात थी कि हमारे मुल्क में लोगों की इंडिविजुअल डेटा प्राइवेसी लॉज प्रोटेक्टेड नहीं थी. यानी मेरा डेटा जो है वो कोई भी कैसे भी यूज़ कर सकता है और कोई मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता. और आप तो पूरी दुनिया आपको पता है डेटा ड्रिवन हुई हुई है. देयर आर बिग डेटा कंपनीज आउट देयर. टेक जाइंट्स जो है वो सारा का सारा काम ही उनका डेटा के ऊपर चल रहा होता है. सो हमारे यहाँ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं था और अनफॉर्चुनेट बात थी. और रिसेंटली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वो जो चीज़ आई है तो वो ऐसे आई है कि जैसे कोई आसमानी सहीफ़ा. यानी उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि आपने जो बेबी स्टेप्स लेने थे वो नहीं, आप एक मैच्योरिटी की जानिब गामज़न है. आपने वो सारे स्टेप्स जो है ना वो पूरे किए हुए थे और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है. और उसकी अगर आप रेपरकशंस देखें कि अगर आप उनको ब्रीच करते हैं या आप उसको वो देखें तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मतलब ये किसने डिज़ाइन किया था, किस प्रोसेस के थ्रू हुआ था, इसकी कितनी अवेयरनेस थी, इसकी आपने कितना टाइम दिया लोगों को कि इसके लिए प्रिपेयर हो. जब जिस टाइम पे करना चाहिए था, जब आपने गार्डरेल सेट करनी चाहिए थी, उस टाइम पे आपने खुली छूट दे के रखी. और आज आप कह रहे हैं कि यार इसको लगाम डाल के मैं ऐसा रखूँगा कि अगर उसने एक स्टेप भी लिया ना तो मैं इसकी टांगें उड़ा दूँगा. तो मतलब यार टेक वन स्टेप एट अ टाइम और at least take measures to educate and aware people and organizations and entities that are involving in capturing the data and using it. So बाहर तो उसकी बहुत strict वो हैं, बाहर तो उसकी बड़ी solid regulations हैं. So much हो के जो GDPR है उसमें अगर आप कोई कंपनी जो है वो डेटा ब्रीच में पाई जाती है ना तो 10% of the global profit is slashed. Now that is huge. और बाकी सारी repercussions अलग हैं जो भी हैं, लेकिन they have taken one step at a time. ऐसा नहीं है कि आज हमने one fine day एक डिसीजन यहाँ पे आप उठा के देंगे तो ऐसा ही है कुछ. So ये होना चाहिए, ये डेफिनेटली होना चाहिए. डेटा रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आजकल के दौर में ये चीज़ नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. फिर हर चीज़ डेटा के अराउंड घूम रही है, प्राइवेसी नहीं है किसी की. बट उसकी इम्प्लीमेंट करने के तरीक़ाकार को सही होना चाहिए, दुरुस्त से होना चाहिए. Another question, that is impact of EMI in the early 2000 of the music industry in Pakistan. EMI is like, मैं तो सच्ची जो बात है, EMI ने हमेशा एक बहुत पॉजिटिव रोल किया है आर्टिस्ट के लिए. बट हमारा एक जो फॉर्मेट मिस है ना यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत अच्छे म्यूजिशियंस, बहुत अच्छे ख़ानदानी म्यूजिशियंस में बोलूँ, जो ख़ानदानी में ये मेटाफोरिकली जो हैं ख़ानदानी म्यूजिशियंस, घराने उन्होंने छोड़ दी मौसीकी. क्यों? मैंने पूछा कुछ लोगों से कि आप क्यों, मतलब ख़ानदान था यार, ऐसा क्या हुआ? तो हमारे पास ये रॉयल्टी फॉर्मेट नहीं है, डोंट हैव इट. इतना बड़ा डैमेज वो है ये पजल के, पता नहीं फिल होगा नहीं होगा कैसे, कब आर्टिस्ट को यहाँ पे रॉयल्टी मिलने लगेगी, किस तरह मिलेगी, पता नहीं किस तरह फॉर्मेट बनेगा वो. लेकिन आप सोचें कि वो जो ख़ानदानी मौसीकार था, आप मुझे मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट सारंगी प्लेयर पाकिस्तानी, दुनिया में सबसे बेस्ट तबला प्लेयर पाकिस्तानी, बट वो 1960-70 के लोग थे. यार उन चीज़ों को नहीं संभाल के रखा आपने, आप उनकी ब्लड लाइन को नहीं संभाल सके. तो आप बहुत ज़्यादा. But where do you think things went wrong? Like कहाँ पे वो क्या हुआ? मेडिसिन साहब बात कर लेता हूँ यार. मेडिसिन साहब, I think it's a very sad story कि No, I'm not saying उनको वो privileges नहीं दी गई. I'm not saying that. वो जो भी था वो मैं बात नहीं कर रहा. नहीं, मुझे वो चीज़ समझ आ रही है कि कोई चीज़ एक्सटेंड करनी होती है ना इस सोसाइटी ने, तो that's the process of doing it. कि मतलब एक ब्रीड जो चल रही होती है, उसका इनहेरिटेंस, उसका रिच जो होता है वो ख़त्म होता है, तो इस तरह ख़त्म होता है. अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा, सिंस आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, ऑल यू पीपल आर आर्टिस्ट. People who are artists and they're really good artists, and in Pakistan they're born in the wrong country.
This is what I would like to say. Because as a consumer perspective, not being an artist myself, this is what I would say. I don't think that way for this. As an audience, as a viewer, since you guys are artists, I don't know if that is true or not, but that's my perspective towards it. True. Maybe you guys are born in the wrong country. You don't have as many opportunities, if you can say it like that. Based on the talent, I'm talking about the talent and the opportunities. The talent is over there, but the opportunities are at the bottom. So what's the missing? What's the gap? I guess the gap is that you're born with your देखो born in the wrong place. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक जो है ना वो आपकी नेशनल प्रायोरिटीज पे आ जाती है कि आपकी नेशनल प्रायोरिटीज जो है वो अगर आप आज तक घोड़े के डांस को समझते हैं कि यार ये जबरदस्त है, वो जो एक होता है ना एक मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा नहीं हाँ वो आर्ट में एक खास जगह पे वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त होगी, लेकिन यार मैं अगर उससे रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ या मेरा एक जो भी ब्रॉटअप है मेरा या मैं जिस भी माहौल में रहा हूँ मेरे लिए तो वो एक ठीक है सही है ओके फाइन, बट अगर आपकी प्रायोरिटीज़ आज तक उसी बग्गी के ऊपर है कि यार बग्गी में लेकर आ जाओ, यहाँ से आगे ना मेरे कल्चरल चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। मैंने कर लिया कमाल सही है ना, तलवारें लेके 2 लोगों ने डांस कर लिया, उसको दिखा दिया, आपने कहा कि ये मेरे कल्चरल गोल्स जो थे ना इस साल के वो फुलफिल हो गए। तो जब तक ये होगा और आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने समझेंगे कि यार आपने बड़ा कमाल कर लिया, तो तब तक आप नहीं जा सकते। I think आपको देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। Since you are not evolving with the current scenarios that we have, so वो दुनिया में देखें, अपने आप को कम से कम उसके एट पार लाने की कोशिश कीजिए। टैलेंट की कमी नहीं है और इंडिविजुअल की कमी नहीं है, लोगों की इंडिविजुअल बेसिस पे आई कुड सी देयर इज अ लॉट हसल। चले हम ये बोलें कि यार इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हसल नहीं हो देन यू कैन नॉट ब्लेम द स्टेट, बट इंडिविजुअल बेसिस पे देयर इज इंडिविजुअल्स, they have the talent and they're pushing their boundaries, but at the end of the day they have to stop somewhere because their part ends over there. Exhaust हो जाता है। Yes, because now the whole thing has to play a part. अब जब whole thing के part के play, he actually backs down. Exactly. In the like a show, जिनकी है franchise, पाकिस्तान आइडल आया, इंडियन आइडल, पाकिस्तान आइडल भी आया, 1 साल भी नहीं आया वो। देखो यार एक और चीज़ जो है ना वो ये है कि आपका जब तक इकोसिस्टम नहीं होगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक इल्यूजन में हैं फिर, और वो इल्यूजन आपकी कब जो है ना तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपको नहीं पता। जो आप कह रहे हैं ना हसल की बात कर रहे हैं, देखो बाहर क्या होता है, बाहर एक आर्टिस्ट अगर और स्ट्रगल हर जगह हर आर्टिस्ट को करनी पड़ती है, ऐसा स्ट्रगल बाहर बहुत ज़्यादा है, बात तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल है, इसीलिए ज़्यादा आपको मैनेजर सॉलिड चाहिए, पीयर और फलाना डिमकाना जो भी पार्ट एंड पार्सल है वो ज़्यादा आपको टाइट चाहिए, और फिर देन आपकी किस्मत का भी बहुत रोल होता है। अगेन हैविंग सेड दैट, इफ आई एज एन आर्टिस्ट वांटेड टू रिमेन अ म्यूजिशियन फॉर थ्रू आउट माई लाइफ, और मेरे दिमाग में ये बात नहीं होती कि यार मैंने अगर एक ख़ास डिग्री नहीं लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट में मैं नहीं गया, या मैंने कोई बिजनेस नहीं किया तो मैं कमा नहीं पाऊँगा। अगर ये होती मेरे दिमाग में कि बेटा कुछ भी नहीं कर, एज म्यूजिशियन भी कोई स्कोप है, तो मैं कंटिन्यू करता रहता अपना। बाहर और हमारे में डिफरेंस क्या है कि हमारे में आके एक सर्टेन पॉइंट पे अगर आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते कि जहाँ से वो आपका काम आर्टिस्ट्री आपकी जो है वो मनी मेकिंग बिजनेस बन जाए, तो आप स्टॉप नहीं लगाते अपने आप को। अदरवाइज स्टॉप लगाते, बाहर का आर्टिस्ट नहीं लगा रहा स्टॉप, वजह बाहर क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा म्यूजिक में कर सकता है जिससे वो अपना ब्रेड एंड बटर कमा रहा है। वो अगर रोड पे भी बैठ के अपना गिटार लेके ऑन हो जाता है ना तो बाहर वो अच्छे खासे कमा लेता है पैसे, अच्छे खासे तो नहीं बट एटलीस्ट अपनी लिविंग कर लेता है। वरना वहाँ पे और भी एवेन्यूज हैं जहाँ पे वो प्ले कर सकता है, लाइव स्टूडियो में जा सकता है, सेशन आर्टिस्ट के तौर पे हो सकता है, और इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है कि वो एक इंडस्ट्री बन गई है बॉस। यहाँ हमारे लिए वो एक बहुत ही छोटे लेवल की एक एंटरटेनमेंट है जो कि अगेन कुछ ऐसे लोग डिसाइड कर रहे हैं जिनके पास आप जब केस को लेके जाते हैं तो वो कहते हैं छोड़ो ना यार क्या करोगे जैसे। So come to your question EMI, तो EMI डूइंग अ ग्रेट जॉब फ्रॉम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो कुछ रॉयल्टी फॉर्मेट बनाए, कुछ समथिंग किसी के साथ मिल के कुछ करें। वैसे क्वेश्चन, आर दे स्टिल इन पाकिस्तान? They are.
Yes. EMI They are working? Yes. Still operational. मैं रिक्वेस्ट करूंगा EMI से कि वो कुछ कोई ऐसा, क्योंकि इतना पुराने हैं और इतना बड़ा नाम है, मतलब वो कर सकते हैं. They have this. Yes. अच्छा, even if we keep the government and system part of it aside, तो इसमें सोच का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आर्ट को जो कंसीव कर रहे हैं, तो they are approaching art as a source of entertainment, जो कि नहीं है. तो आर्ट जू नहीं है, जो कि सिर्फ वो नहीं पैसे है. देके तो जो कि सिर्फ वो नहीं है, मसला नहीं है कि वो ना हो, वो भी हो, बट वो भी हो. आर्ट क्या है? इट इज सेल्फ एक्सप्रेशन. उस बंदे ने एक्सप्रेस किया, मैंने उससे रिलेट किया, मैंने जाके पास कर दिया, उसका कॉन्सर्ट देख लिया. अगर वो मुझे उसके कॉन्सर्ट में डांस करने को मिल रहा है, नहीं, इसलिए Doesn't count. दिस इज नॉट आर्ट. ये सोच का मसला है, सिस्टम और गवर्नमेंट का नहीं है. Good point. इसलिए I think मुझे फिर ये बड़ा खतरनाक सवाल है कि वही पे तो वही बात वहीं पे आ गई कि when it comes to the audience they just follow the trends. Yeah, तो that happens everywhere in the world. Obviously तो ट्रेंड्स पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है. इंडस्ट्री का लेवल जब आप किसी चीज को दे देते हैं ना, तो वहाँ पे जो बात हो रही है ना वो ये है कि आपके आर्टिस्ट की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है. यानी उसने अपने आर्ट को बेचना, यानी कमाना है ना उसने पैसा. मतलब you consider that art as a skill, regardless of being in part of an entertainment. If it's a skill, it is an industry. मुगलिया दौर में क्या होता था? मुगलिया दौर में जो है उनके वजीफे बांधे जाते थे. आर्टिस्ट के, ठीक है ना, वजीफे रॉयल्टी, ठीक है ना, शायरों के या गुलकारों के या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स के. यार मतलब एक सिर्फ तबला नवाज है तो उसका भी वजीफा बंधा हुआ है. That's how they grow. Yes. That's how they grow. Instead, हाँ ना. मतलब आपको कोई सर्विस चाहिए होती है, you call someone, they do the job. For example, a carpenter, you pay them. Yes. But यहाँ पे क्या है यार, महफिल में बैठे बजा वजीफे बांधने का मतलब ये होता है कि उनकी एक पगार जो है ना वो बंधी हुई है. यानी जैसे आपकी सैलरी है ना, वैसे वजीफा बंधा हुआ है उनका. बादशाह सलामत ने बांध दिया. सो इसीलिए आप इसी तरह से प्रॉस्पर करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा वजीफे बांधते हैं, मैं कह रहा हूँ ऑन मेरिट करें. एटलीस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम बना लें कि जिसके अंदर इंसान जो है ना, yes, an industry, an ecosystem. फेल ना हो, एक आर्टिस्ट फेल ना हो. Industry भी नहीं, should government or maybe this the one who actually programs the state should also be part of this entertainment to save the artist. Possibly नहीं है, हो नहीं सकता. enable the maximum creativity. In order for that you need to minimize stress for that artist. 100%. और ये it could be in the form of you can use private partnership. you make more, you make double from him or from her or from any artist. देखो, it has to be like this. It has to be a public-private partnership at the end of the day, right? It cannot be private all the time because private comes with certain objectives. Yes. They will meet those objectives and And leave. they'll go. Yeah. Right? That's a The state remains. long term. Yeah. Right? Got you. So which is why the state needs to benefit from the private sector because they have the right experience, expertise, and to some extent mindset also. And the state needs to just incorporate it and just ensure that these things happen so that as country at the end of the day आप prosper करें, लोग आपके benefit करें उसमें से. आपका artist सिर्फ artist नहीं, आपके लोग भी benefit करेंगे उससे. ये mindset होना बहुत जरूरी है. जब तक ये नहीं होगा तो if you talk about the Korean pop industry, like K-pop, they the way they invest into their own artists, they make them like most are lawyers, most are doctors, and by professions they're like even I don't know, race drivers. They're crazy, they have crazy skills, and they have crazy profession. But other than the side hustle, they're like part of the K-pop, some music, क्या कहना चाहिए? For example, like the bands like which band is that? The K-pop famous one? BTS. So like that, they invest time a lot in it. उनकी पूरी proper industry है. They मतलब criteria बना हुआ है कि इसके बाद इसका pre success rate है, then he's enabled to be an artist. Then he goes into the market as a team, and they then obviously expand it gradually internationally, इसी तरीके से. तो ये एक industry मतलब basically पूरी कोई गैर के develop करना और like When it comes to USA, I think जब artist उस पे आता है वहाँ पे थोड़ा different है. वहाँ पे hustle आता है कि in terms of street music ज़्यादा है, तो उसमें से उनके underground जाता है और इस तरह से involve होता है. I guess that is because of the massive competition in the USA. But then again, the fact remains the same कि शायद वो 2 पैसे कम कमा रहा हो, 4 पैसे कम करवा रहा हो, लेकिन वो कुछ कमा रहा है.
वो भूखा नहीं रह सकता। वो अगर उसके पास एक सर्टेन स्किल सेट है, म्यूजिशियनशिप है उसके पास, तो वो भूखा नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है, राइट। अगर आपके पास सिस्टम नहीं ऐसा बना हुआ तो आपके पास पार्ट टाइम म्यूजिशियन ही होंगे, पार्ट टाइम सेलिब्रिटीज होंगी, और जैसे कामी ने कहा कि इस लेवल तक आ गए और नहीं आ पाए तो पीछे एक्टिंग का कैरियर मौजूद है। अगर आप खुश शक्ल आदमी है तो आप बिल्कुल घराने की एक थे, बहुत अच्छे मोहतरम घराने के एक हैं, उनसे हुई थी बात, तो उनको मैंने कहा शायद सर आप लोगों को इस वजह से प्रिविलेजेस नहीं मिले कि मतलब म्यूजिक हम हराम एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, शेर कहा उन्होंने कहा जितने भी हैं इल्ज़ाम अगर हो गए साबित जाकर बुलंदियों से गिरा लूंगा मैं खुद को। तो वो बस वो बात आज तक मुझे याद है वो चीज़। तो हम तो आर्ट से ताल्लुक है हमारा क्या ताल्लुक इन इल्ज़ामों से, साबित नहीं कर सकोगे। तो दैट वाज द ब्यूटी। True. Wow, that was very informative and it was the insight. Yes. और बड़ा फाइनल क्वेश्चन करें हम। Sure. एक तो ये है कि दो हो जाएंगे, सही? चले दो हो जाएंगे। Like since you guys told us that the metal music main topic was that metal music is dying. Give us a few words. What can be done? What are the solutions for it that can be, benefit all out the listeners of the metal music in the industry right now? Because overall, we were actually talking about the pros and cons, constraints, and bottlenecks whatsoever. Let's talk about the final 5-minute words from your side, from your perspective. What can be done to revive this community? Okay, so I would like to respond this in a different way. मैं सिर्फ मेटल म्यूज़िक की नहीं बात करूँगा, मैं म्यूज़िक ओवरऑल की बात करूँगा और उन म्यूजिशियंस की बात करूँगा जो कि इस वक्त अपकमिंग हैं या करियर के बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज के ऊपर है और वो कुछ करना चाहते हैं। सो फेयरलेस हो जाए, ये नहीं सोचेंगे यार दो लाइक्स 2 व्यूज़ इसी से मैं जज हूँगा हमेशा। देयर हैज़ टू बी द फर्स्ट लाइक, देयर हैज़ टू बी द फर्स्ट व्यू, वहीं से जर्नी स्टार्ट होनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालें जो कि स्टूडियो की है, और शोज करना स्टार्ट करें, प्लान करें अपने आप को। आपने लाइव सीन इज मिसिंग बेसिकली, लाइव सीन इज मिसिंग। वो भले उसके लिए स्पेसेस हैं, छोटी स्पेसेस हैं जो कि इनकरेज करती हैं। क्लब 432 जैसी स्पेस है कराची में, और भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको you'll have to step out of your comfort zone, and initial journey will be your own journey where you are your own manager, where you're your own publisher, your own PR strategist, everything, and the artist as well. So वो आपने करना होगा। So I think वो fearlessness जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो अपने उस रिस्क लेवल तो आपने नहीं लेना है ना, वो वहाँ से निकालना है आपने। Exactly. यही सोचते रहेंगे बिकेगा नहीं बिकेगा तो इसका भी बिजनेस। अब वही ना, बिकने का पहले। अब यहाँ पर आर्टिस्ट का प्रॉब्लम क्या है कि वो एल्बम रिलीज पहले सोच रहा है, जबकि उसने अभी तक ग्राउंड रियलिटीज नहीं चेक की है, उसने लाइव नहीं बजाया अभी तक, बट ही वांट टू के एल्बम बिक जाए। अबे भाई कैसे, मतलब चलो हो भी गया, रिलीज फेल हो गया, जानता कौन हूँ? मेक क्रेडिबिलिटी विद लाइव म्यूजिक। तो लाइव म्यूजिक मैं मिस भी करता हूँ। हम तो बहुत शोज हम खुद बहुत करते थे और चाहते भी थे देखने, होते ही तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है। और वो इन दी एंड वही बात आ गई, स्टेट हालात मामलात। सो दुआ करें बेटर होनी चाहिए। मतलब ये एरा का डिफरेंस, ये आप यहीं से देख लो एरा का डिफरेंस, कि दे हैड डन अ लॉट ऑफ शोज, सही है, और सोशल मीडिया ये मतलब मुझे हफ्ते में 2 या 3 शोज होते थे, तो हम मतलब एक्सप्रेस से देखते हैं कहाँ जाना है हमें। लिटरली सैटरडे संडेज 3 से 4 शो होते थे क्रॉस द कराची। अभी क्या होगा? अभी I've written a song, now I'm thinking about publishing it, now I'm thinking about डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, यहाँ का होगा, कौन से सोशल मीडिया पे जाएगा, कहाँ जाएगा। नहीं, मुझे उसको लाइव कहाँ बजाना है, उसके लिए मैं सेशन म्यूजिशियन हायर कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे फोर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली कैसे होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो क्योंकि आपके पास राइट स्ट्रक्चर नहीं है इन प्लेस टू सपोर्ट योर एम्बिशंस आल्सो, और ये एक बहुत शॉर्ट लिव्ड अप्रोच है, तो आर्टिस्ट की शेल्फ लाइफ भी इसी वजह से बहुत कम है। यानी वो कर ही नहीं पा रहा, आगे जा ही नहीं पा रहा। सो ये आपको फेयरलेसनेस रखनी पड़ेगी अंदर। आपको पता है एक चीज़, अच्छा एक और क्लियर रखें कि आपको ये दिमाग में रख लें कि भाई पैसा वैसा नहीं है यहाँ पर, जब तक कि आप एक सर्टेन टाइप की म्यूजिशियन नहीं बन जाते। पैसा ऐसा नहीं है भाई, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें। बहुत अजीब सी बात है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात। हाँ, It is what it is. It is what it is. So yeah, great.
And I think would love to know the advice for the youth. यार एडवाइस फॉर द यूथ इज के स्क्रीन टाइम कम करें, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों से बातें करें, बाहर निकलें, प्रैक्टिकल करें, हाँ प्रैक्टिकल हो जाए यार बस। मोबाइल चोरों से बचें, लेकिन अपने आप को जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में डालें। और यही यूथ के लिए तो था कि पेरेंट्स के लिए भी एक नहीं पेरेंट्स एडवाइस बिलीव करें आप उन पे, अपने बच्चों पे बिलीव करें, उनके आइडियाज बहुत काम के हैं भाई, दे आर न्यू, उनको दे स्पेस। सही है I'm telling you. मासूम अभी What advice would I want to give to the youth? बताएं, I am the बताएं। youth. I am the youth. He's getting it. Really, I want advices. Give one to yourself then. Yeah, today manifesting it right now. यार so मैं वही चीज कंटिन्यू करूंगा। ब्रेकिंग कम्युनिटी को आप क्या कहना चाहेंगे, डांस कम्युनिटी को? आपके हैं ना ख्यालात इस बार? हाँ, बहुत ख्याल आता है। सब बताना नहीं है। You don't want to be controversial here, right? नहीं यार, सब ब्रेकिंग कम्युनिटी को मैं वही बात कहूँगा कि भाई मिनी बीसी वंस पे ध्यान दो, एक बीसी वन खुद ही आएगा। ज़्यादा सोचते रहोगे एक बीसी वन आ रहा है, एक बीसी वन आ रहा है, तो एक ही बीसी वन आएगा साल में, और वो भी गारंटी नहीं होगी कि उसका ना हैपन अगेन एंड अगेन। सो मिनी बीसी वंस पे ध्यान दो, True. कम्युनिटी बिल्डिंग करो, मल्टीपल इवेंट्स कराओ, Yeah. यहाँ आओ, बैठो, बात करो अपने इवेंट्स के बारे में। True. It's a open. platform. It's open. Discuss. ठीक है ना? Yeah. तो Nice. Exactly. So, I think अपना last questions पूछता हमारा favorite question जिसमें how आप was your खुश होते हैं। experience with Encyclomedia Hub. यार ग्रेट, लव्ड इट। बाहर गर्मी बहुत हो रही थी, अंदर बैठ के मौसम बहुत ये मजा आया। Amazing, बहुत मजा आया, But बहुत good मजा to have this session with you guys. Yes. Thank you very much for inviting us. Thank you. And letting us be ourselves. That's what I'm gonna say. by now I feel like I'm part of the team. because you have already answered to this question, then you are coming for the second time. Yes. EncycloMedia Hub की shirt दे दो, मैं बैटल में बन के Oh, done it. Cap. Nice. Cap's done. हाँ भाई। Thank you very So I much. guess guys. Yeah. thank you so much for being here. आप लोगों ने अपना time निकाला and you came here. It was a very informative, very knowledgeable podcast. Thank you so much, Masoom. Thank you so much, Fowad bhai. Thank you so much, Kamran bhai. Thank you. So let's end up this podcast. For all the people who's watching, stay tuned. We are coming with more podcasts. We're coming with more videos. देखते रहें, support करते रहें. Subscribe का बटन दिख रहा होगा नीचे लेफ्ट साइड पे, सब्सक्राइब कर दें. लाइक का बटन भी दबा दें. अगर मूड हुआ तो कमेंट भी कर देगा, हमें हेल्प करेगा ताकि हम और अच्छी वीडियोस और अच्छे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए कर सकें. And that's help us grow. So keep supporting us. Thank you so much for watching. Stay tuned. Allah Hafiz. Love is.